हम्म, तो असाइनमेंट के अंदर हम लोग को क्या करना होता है, कई सारी जॉब दे रखी होंगी क्वेश्चन के अंदर, 3-4 जॉब और 3-4 लोग दे रखे होंगे। एक काम को किससे कराया जाए, ठीक है, इसमें जमसन रहता है कि हम एक काम को एक ही आदमी से करा सकते हैं, ठीक है। किसी आदमी को 2 काम असाइन नहीं कर सकते, ये प्रजम्पशन रहता है इस असाइनमेंट के अंदर। तो हमें देखना है कि किस काम को किससे कराया जाए जिससे हमारा क्या रहे, सोल्यूशन ऑप्टिमल रहे। ऑप्टिमल का मतलब है कि सवाल के अंदर या तो कुछ चीज़ें दे रखी होंगी जिनको मिनिमाइज करना होगा, जिससे काम करने के घंटे, आदमी चाहता है भाई घंटे कम से कम लगे, है ना, तो आर्स को हम मिनिमाइज रखना चाहते हैं। या क्वेश्चन में कॉस्ट दे सकते हैं तो कॉस्ट को भी कम से कम रखा जाता है। तो प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की भी हो सकती है और प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की भी हो सकती है। अगर सेल, मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन है, सेल गिवन है, रेवेन्यू गिवन है, तो इसका बढ़ाना काम होगा, कॉमन सेंस है। कौन चाहेगा कि सेल कम से कम रहे? हर आदमी चाहेगा कि सेल क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो प्रॉब्लम जो है मिनिमाइजेशन की भी हो सकती है, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की भी हो सकती है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, ठीक है, यानी अगर कॉस्ट है तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाए, और अगर रेवेन्यू है या प्रॉफिट है या कॉन्ट्रीब्यूशन है या सेल है तो हाईएस्ट अमाउंट कैसे निकाला जाए। तो किस मशीन से, इस सवाल में देखें तो यहाँ अपने पास 5 मैकेनिक हैं और 5 जॉब हैं। तो कौन सी जॉब को किस मैकेनिक को अलॉट किया जाए, असाइन किया जाए। असाइन का मतलब काम सौंपना होता है, हिंदी में अगर बोले तो असाइन का मतलब क्या होता है कि काम सौंप रहे हैं किसी को, सौंपने को ही इंग्लिश में असाइन करना बोला जाता है। तो किस काम को किसको सौंपा जाए जिससे हमारा क्या रहे, इस सवाल में जैसे बोला गया है कि मिनिमम टाइम निकल के आए। तो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, तो उसके अपने कुछ 6-7 स्टेप होते थे। अगर आप लोग को इंटरमीडिएट का हल्का हल्का याद आ रहा हो तो यही सब स्टेप होते थे, जो यहाँ की किताब में भली भांति आराम से लिखे हुए हैं, तो यही हम लोग करते थे। वैसे इन्होंने स्टेप 1 में रो रिडक्शन लिख दिया है, वैसे हम लोग इससे पहले भी एक दो चीज़ें चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले ये चेक करते हैं कि प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि प्रॉब्लम हमारी बैलेंस है या नहीं है। तो स्टेप लिखवा रहे हैं, स्टेप लिखो भी, ये असाइनमेंट है, समरी वे में लिखवा रहे हैं, फ्लो चार्ट बनवाए दे रहे हैं, उसी से सब हो जाएगा अपना। तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट टाइप का बना लो, उसी में सब अपना निकल के आ जाएगा। तो ये मेरा असाइनमेंट का प्रोसेस है। सबसे पहले चेक करेंगे प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। सबसे पहले चेक किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम बैलेंस है या बैलेंस नहीं। अगर प्रॉब्लम बैलेंस निकली, यानी इस क्वेरी का आंसर क्या आ गया, यस, ठीक है, प्रॉब्लम बैलेंस निकली, तो ये चेक करेंगे प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन। और अगर प्रॉब्लम बैलेंस नहीं निकली, मान लो इस क्वेरी का क्या आंसर आ गया अपना, नो, ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करनी पड़ेंगी डमी। और डमी लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं है। अगर पहले प्रॉब्लम बैलेंस नहीं निकली तो फिर डमी पहले लेना है। फिर हम लोग अगले स्टेप पे आएंगे। अगले स्टेप पे हम लोग ये चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या मिनिमाइजेशन की है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की निकली तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की नहीं निकली, यानी प्रॉब्लम किसकी निकल आई, मैक्सिमाइजेशन की, यानी इस क्वेरी का आंसर क्या आ गया, नो, तो फिर हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको, कन्वर्ट इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसको करने के बाद
फिर होता है रो रिडक्शन, रो रिडक्शन के बाद होता है कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन के बाद कवर ऑल जीरोज बाय मिनिमम लाइंस। कम से कम लाइन में हमें सारे जीरो को कवर करना होता है, कम से कम लाइन में हमें क्या करना होता है, सारे जीरो को कवर करना होता है। कवर ऑल जीरोज बाय मिनिमम लाइंस, कवर ऑल जीरोज बाय मिनिमम लाइंस। और इसको करने के बाद हम लोग ये चेक करते हैं, और एक ऑप्टिमलिटी टेस्ट होता है जहाँ पे हम लोग चेक करते हैं m प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ लाइंस के बराबर। यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी गलत लिख गई है, यहाँ पे होता है नंबर ऑफ रो स्लैश कॉलम इज इक्वल टू आना चाहिए नंबर ऑफ लाइन यूज्ड के। नंबर ऑफ रो स्लैश कॉलम इज इक्वल टू आना चाहिए नंबर ऑफ लाइन यूज्ड के। अगर ऐसा आ गया है यानी इसका आंसर क्या आ गया है, यस। कल इन्होंने छुट्टी करवा ली थी ना, तो इन्होंने शर्त रखी थी कि सर पार्टी देंगे आपको। तो नंबर ऑफ रो कॉलम अगर बराबर आ जाए किससे, नंबर ऑफ लाइन यूज्ड के, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम लोग फिर असाइनमेंट कर देंगे। और असाइनमेंट करने के बाद अपना क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्यूशन या आंसर लिख देंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ रो कॉलम लाइन यूज के बराबर नहीं आई, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आ गया, नो। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, नो। तो फिर मुसीबत हो जाती है, फिर सॉल्यूशन को मुझे इम्प्रूव करना पड़ता है। तो बनाना पड़ता है फिर हमें क्या, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। और इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाने के बाद, इधर देखो बेटा, ये नहीं कि इम्प्रूव मैट्रिक्स बना दिया फिर असाइनमेंट कर देंगे। इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाने के बाद फिर हमें यहाँ आना पड़ेगा घूम के, और ये प्रोसेस फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। इधर से अगर नो हुआ तो फिर यहाँ से चल के यहाँ आएंगे, फिर ये स्टेप लगाएंगे। जब तक यस नहीं आएगा तब तक इसे घूमते रहो, टहलते रहो। ठीक है, तो ये इसका बढ़िया सा फ्लो चार्ट बन गया है, और इस फ्लो चार्ट की मदद से अपना सारे आंसर हम लोग के निकलेंगे। तो आई थिंक बना लिया होगा सबने, तुम दोनों लोग को छोड़ के बाकी लोगों ने बना लिया होगा। इसलिए तुम लोग को संडे की छुट्टी नहीं देते, फिर मंडे भी सो जाती हो है। संडे को हाँ ज़्यादा देर पढ़ाएंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। संडे को ये छुट्टी करते तो अपना हम ज़्यादा देर पढ़ाएंगे। देखो फाइनल में ही होना चाहिए, फाइनल लेवल की, जैसे कि सीए लेवल में अगर हम लोग देखें तो फाइनल लेवल की जो क्लासेस चलती भी हैं, ऑफलाइन वगैरह चलती हैं, उनकी क्लास की ड्यूरेशन रहती 3-3, 3.5-3 घंटे, 4-4 घंटे। ठीक, लखनऊ में कुछ टीचर हुआ करते थे जो फाइनल लेवल पढ़ाते थे, अब तो बंद कर दिया है सबने। अब
तो फाइनल लेवल का कुछ है ही नहीं, ना सीए का है ना सीएमए का। तो जो टीचर जब पढ़ाया करते थे तो 4-4 घंटे की क्लास लेते थे, बस वो लोग अल्टरनेट पढ़ाते थे, हम लोग डेली पढ़ाते हैं, बस ये फर्क है। इसलिए हम लोग का चल जाता है कि अगर 2 घंटे डेली भी पढ़ रहे हैं तो वो कवर हो जाता है उतना। हाँ, वो लोग अल्टरनेट रखते थे। पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि मतलब एक जगह सारे सब्जेक्ट की कोचिंग मिल पाना ही बड़ा टिपिकल होता था। सारे टीचर्स में होती थी एंटी, वो कहते थे मैं अपना करूंगा, वो अपना करूंगा, तो वो अपना एक जगह कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, कोई टैक्स पढ़ा रहा है, कोई लॉ पढ़ा रहा है, कोई क्या पढ़ा रहा है। तो पूरा बच्चा भ्रमण करता रहता था मोटरसाइकिल लेके पूरे लखनऊ भर में। तो अगर साल भर घूमा तब सारी कोचिंग उसकी खत्म हो पाई, तो अगले साल पेपर लिख पा रहा है। अभी तो सीए बनने या सीएमए बनने में बड़ा टाइम लग जाता था। अब क्या है, फैसिलिटी बढ़ गई है, चीज़ें सब एक ही जगह मिल जा रही हैं, तो काम आदमी का जल्दी हो जाता है। चलो, आई थिंक ये लिख लिया होगा। और ये सारे स्टेप किताब में भी लिखे, बस अपना एक सिंपल फ्लो चार्ट बना दिया कि आपका कोई स्टेप ऊपर नीचे ना हो, कोई आगे पीछे ना हो, तो अपना बना दिया है। तो जो लोग लेट में आए आराम से बाद में बना लेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। यही चीज देखो, तो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। जैसे कि अब मान लो आप भूल गए हो कि रोड डायरेक्शन में क्या करते हैं, तो भी क्वेश्चन करेंगे, याद आ जाएगा। नहीं याद आ रहा है, इसको पढ़ लोगे तभी याद आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, कुल मिला के सीधे चलते हैं क्वेश्चन में। 2-4 सवाल लगाएंगे, पूरा इंटरमीडिएट वाला याद आ जाएंगी बातें। बाकी जो हमने इसमें अंडरलाइन किया है, आपके पास किताब होगी तो ये अंडरलाइन कर लेना। इस अंडरलाइन वाले की हमने फोटो शेयर कर दी कि क्या क्या आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कहना चाह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2? यहाँ पे अगर बताया गया है कि भैया अपने पास क्या है, 5 रिपेयर की जॉब आई हैं और 5 ही अपने पास क्या है, यहाँ पे मैकेनिक है, ठीक है। तो 5 रिपेयर की जॉब है, 5 मैकेनिक है। इनका मतलब क्या हुआ, हल्का सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी कि अगर मैंने ए वाली जॉब पहले मैकेनिक से कराई तो उसको करने में वो 7 घंटे लगाएगा। यही जॉब फिफ्थ वाले मैकेनिक से कराई तो 4 घंटे लगाएगा। हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे आप लोग ऑफिस वगैरह में जाते होगे तो कोई आईटीआर जल्दी भर देता है, कोई आईटीआर 1 वाले में एक्सपर्ट हो गया क्योंकि 150 भर चुका है तो वो एक्सपर्ट हो गया, जल्दी काम कर देगा। आप अभी नए नए गए हो तो इतनी जल्दी नहीं भर पाओगे, हो ना। तो कभी कोई जल्दी का काम होगा तो सीए उसको पकड़ा देता है या सीए में उनको पकड़ा देता है, जो प्रिंसिपल होता है उनको पकड़ा देता है, क्योंकि वो जानता है कि काम कर चुका है इतने दिन से तो ये जल्दी कर देगा, तो गलत होने की संभावनाएं भी कम रहेंगी। तो सेम चीज यहाँ है कि भाई इस काम को अगर मैं सेकंड वाले मैकेनिक से कराता हूँ तो 9 घंटे लगेगा, और फिफ्थ वाले से कराता हूँ तो 4 घंटे लगेगा। तो केवल अगर यही वाला होता तो आंसर आ चुका था कि भैया ये जॉब किसको दे दो, फिफ्थ वाले को दे दो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या रहती, बड़ी रहती। प्रॉब्लम बड़ी का मतलब है कि खाली एक दो हो तो आदमी ऐसे जोड़ घटाना करके दिमाग लगा के बता देगा। जैसे मान लो पिक्चर में सपोज कर लो कि ये ना होता, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये नहीं है, केवल इतना काम कराना है, ठीक है। तो आदमी देख लेता, भैया कह देता ये वाली जॉब इनसे करा लो और ये वाली जॉब इनसे करा लो, दोनों जॉब 7 घंटे में पूरी हो जाएंगी, इससे सरल तो कुछ आ नहीं रहा है। बात समझ, यही तो दिमाग लगाता आदमी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी, कहीं पे कोई कम आ जाएगा, कहीं कोई ज्यादा आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम बड़ी होती है। और फिर इसमें लगते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैथ में एक चैप्टर होता था, होता क्या था मतलब आज भी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें क्या होता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर हर को हम इवेल्युएट करें कि किसमें कम आया। तो यहाँ 5 × 5 का मैट्रिक्स है, तो इसका जो बनेगा वो 5 की पावर 5 बनेगा, समझ लो, 5 की पावर 5 बनेगा कॉम्बिनेशन, या 5 फैक्टोरियल कर लो, 5 की पावर 5 तो नहीं बनेगा, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब समझते हो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई करो जो कितना आया, 120। यानी टोटल 120 कॉम्बिनेशन इसमें बनेंगे। ये इनसे करा लो, वो इनसे करा लो, फलाना इनसे करा लो, उनसे करा लो, ऐसे करके 120 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और 120 कॉम्बिनेशन का हम आंसर पहले निकालें और फिर देखें कि किसमें सबसे कम आया, उसको चूज करें। तो कितना टाइम लैप्स हो जाएगा, तो 5-6 दिन तो इसी में चले जाएंगे, समझ लो। तो इस प्रॉब्लम का समाधान किया कि मुझे इतने कॉम्बिनेशन ना बनाने पड़े, तो इसका इजाद हुआ किसमें, हंगेरियन मेथड में। तो असाइनमेंट की जो प्रॉब्लम है किससे सॉल्व की जाती है, एक ही मेथड है इसमें,
हंगेरियन मेथड। बहुत सारे और चैप्टर हैं, उनमें कई सारे मेथड हैं। सिमुलेशन जो आपने पढ़ा था उसमें भी एक ही मेथड था, मोंटी कार्लो मेथड उसका नाम है। जो असाइनमेंट में पढ़ रहे हो उसका क्या नाम है, हंगेरियन। तो एक ही मेथड है, उसी से इसके सोल्यूशन निकलते हैं असाइनमेंट के। तो चलो आओ भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन कॉपी कर लेना होता है। तो यहाँ पे हम लोग अपना क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे सोल्यूशन में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इधर है मैकेनिक, ठीक है। मैकेनिक में है आपके 1 2 3 4 5, और इस साइड है अपने, इस साइड जो थी वो अपनी जॉब थी, ABCDE, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना होगा, जो भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसकी वैल्यू हम क्वेश्चन से देख के यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 759 करके जो वैल्यू लिखी हुई है वही वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ पे उतार दी। जो फ्लो चार्ट हमने बनवाया है, अगर वो फ्लो चार्ट याद रहा आपको तो वो क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्लो चार्ट का मतलब होता है इस फ्लो को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, समझ रहे हो। कि आपने कह दिया चलो ये चीज़ भूल गए तो बाद में कर लेंगे, जैसे खाना बना रहे हो नमक डालना भूल गए तो बाद में डाल दोगे, चल जाएगा। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नमक जिस समय पड़ता है उसी समय डालना है आपको। एक स्टेप ऊपर नीचे कर दिया तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें हमें करना क्या है, इसमें मुझे प्रॉब्लम को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो ठीक है भैया। तो सबसे पहला हमारा फ्लो चार्ट क्या कहता है, सबसे पहले क्या चेक करोगे, प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं। कैसे चेक किया जाता है, जितने मैकेनिक हैं उतने काम होने चाहिए। तो 5 मैकेनिक है तो यहाँ कितने काम है, 5 काम। इसका मतलब प्रॉब्लम हमारी बैलेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड पॉइंट हमारा फ्लो चार्ट का कहता है, जो बनवाया है आज हमने सुबह सुबह, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि आप ये चेक करो कि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है कि नहीं। तो यहाँ प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं होता तो उसको कन्वर्ट करते, कन्वर्ट कैसे करते हैं वो बताएंगे अभी। तो जिन लोगों ने फ्लो चार्ट बनाया है, एक पन्ना और छोड़ लेंगे इन सब चीज़ों के लिए, कि डमी लेंगे तो कहाँ लेंगे, कैसे करेंगे, कन्वर्ट करना होता तो क्या स्टेप फॉलो होते हैं, क्या लिखना होता है, इम्प्रूव मैट्रिक्स करना होता तो क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं, तो वो उस एक पन्ने में लिखे जाएंगे आपके। तो सारे नोट्स आपके 2 पन्ने में आ जाएंगे, तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ भैया प्रॉब्लम भी किसकी है, मिनिमाइजेशन की है। तो अब यहाँ चलेगा तीसरा स्टेप, जिसका नाम क्या है हमारा, रो रिडक्शन। तो अब हम चलाएंगे यहाँ पे रो रिडक्शन प्रोसेस, रो रिडक्शन प्रोसेस। फिर से वो सब लिखना पड़ेगा हमारे, मैकेनिक कितने हैं और जॉब कितनी। रो रिडक्शन प्रोसेस करने के लिए बात सिंपल है, पहले रो का आपको मिनिमम ढूंढना है। तो पहले रो में मिनिमम कितना है, और पहले रो की सब वैल्यू में से वही 5 माइनस कर देना है आपको। तो ऐसा अगर कर देते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। यही प्रोसेस आपको हर एक रो के लिए अलग अलग अप्लाई करना है, ठीक है। सेकंड रो में मिनिमम क्या है, तो सेकंड रो की सारी वैल्यू में से 7 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसा करने में पिक्चर आपकी क्या हो रही है, ये बन जा रही है। इसी तरह तीसरे रो में करेंगे, सबसे मिनिमम कितना है हमारा, 4। तो सब में से अपने लोग को 4 घटा देना है। चौथे रो में मिनिमम अगर देखें तो हमारा है 3, और अगर सब में से हम 3 घटा देंगे तो पिक्चर ये आ जाएगी। और लास्ट रो में सबसे मिनिमम है 4, 4 घटा देंगे तो हमारा पिक्चर ये ड्राफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, रो रिडक्शन। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम आएगा, कॉलम रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। फिर से उसी तरीके से मैकेनिक ABCDE 1 2 3 4 5। अब वही चीज अप्लाई करनी कॉलम वाइज।
यहां से नहीं देखोगे, हर बार आपको अगला स्टेप देखने के लिए जस्ट पिछला स्टेप देखना होता है। तो ये चीज यहां से नहीं चेक करेंगे, वो चीज यहां से देखेंगे। इस कॉलम में सबसे मिनिमम क्या दिख रहा है आपको? 0। तो सब में से 0 घटाओगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। या इसका अल्टरनेट ये कह सकते हैं कि जिस कॉलम में ऑलरेडी 0 है उसमें कोई रिडक्शन नहीं होगा। इसका ऐसे भी हम लोग अल्टरनेट कह सकते हैं कि जिस कॉलम में अपने आप में 0 है उसमें कोई रिडक्शन पॉसिबल। देखो बेटा, होता क्या है, रो रिडक्शन अप्लाई करने के बाद हर रो में एक 0 उत्पन्न हो जाता है। 0 मुझे ये बताता है कि ये उस रो की बेस्ट वैल्यू, समझ रहे हो? यानी इस रो में सबसे कम कॉस्ट कहां लगेगी? यहां लगेगी। समझ रहे हो? तो ये रो वाइज बेस्ट वैल्यू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। यही चीज कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करता है क्या? जो कॉलम वाइज 0 निकल रहा है कि कॉलम वाइज ये बेस्ट है, कॉलम वाइज ये दोनों बेस्ट है, कॉलम वाइज ये दोनों बेस्ट है ना, ऐसा। अब ये चीज यहां अप्लाई कर देंगे तो यहां सबसे मिनिमम कितना रहा हमारा? 1 ना। कॉलम वाइज में कितना रहा हमारा? 1। और इन सब में 1 घटा के लिख देंगे तो हमारी पिक्चर ऐसी आ जाएगी। इसमें सबसे मिनिमम 2 है तो सब में अपन को क्या करना है? 2 घटा के लिख देना है। इसके बाद आ जाएगा हमारा क्या? कॉलम रिडक्शन प्रोसेस। कॉलम रिडक्शन प्रोसेस करने के बाद क्या करना होता है? जितने में 0 हैं इन 0 को कम से कम लाइनों में कवर करना होता है। लाइनें आप आड़ी और बेड़ी बना सकते हो, ऐसे नहीं बना सकते वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल बना नहीं, वर्टिकल नहीं, डायगोनल नहीं बना सकते। ये होता है अपना क्या? वर्टिकल, लंबी लंबी वाली। और ऐसे वाले क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो ऐसा बना सकते हो। और जो ऐसी लाइनें बनती हैं क्रॉस वाली, इनको बोलते हैं डायगोनल मैथमेटिक्स में। तो वैसी लाइनें नहीं बना सकते आप, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही बना सकते हो। और कम से कम लाइन, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि लाइनें कम से कम बनानी पड़े। तो सारे 0 को कवर करना है, वो भी क्या करना है? कम से कम लाइनों में। तो 0 है, यहाँ 2 0 हैं, यहाँ 2 0 हैं, ये 2 0 हैं और 1 0 यहाँ है। तो 6 7 0 दिख रहे हैं। 8 0 2 2 4 1 5 6 7 0। इन 0 को कम से कम लाइनों में क्या करना है? हमें कवर करना है। ठीक है, तो बताओ कितनी लाइनों में कवर होगा इसको? 4 लाइन में कवर हो जा रहा है भैया। इधर 2 0 मर जा रहे हैं, पकड़ लो। इधर 2 0 मर जा रहे हैं, इनको पकड़ लेंगे। ठीक है, इधर 2 0 मर जा रहे हैं, इनको पकड़ लेंगे। अब एक ही 0 बचा, चाहे इसको ऐसे काट दें और चाहे ऐसे काट दें। कुल मिला के टोटल 4 लाइनों में निपट गया है। ठीक है, अब चेक करते हैं अगला प्रोसेस। फिर चेक करेंगे कि क्या नंबर ऑफ रो कॉलम जितने हैं लाइनें उतनी बनी कि नहीं बनी। जबरदस्ती ज्यादा लाइनें नहीं बनाएंगे। एक बच्चा जानते हो क्या कहने लगा पिछले बैच में? कहने लगा कि सर जब हमको साला 4 लाइनें अगर बनती हैं तो फिर ये चेक करना होता है कि लाइनें कितनी यूज हुई हैं। और रो कॉलम है 5, तो इससे अच्छा 5 लाइन में ना काट दें। इससे हमें इंप्रूव नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उससे प्रॉब्लम आगे जाके फंस जाएगी। तो यहाँ पे लाइन काटते समय ये दिमाग नहीं लगाना कि 5 रो है तो इसी जुगाड़ से काटे कि 5 लाइन बन जाए तो अगला स्टेप कट जाए। वो कहानी खत्म हो जाएगी वहीं पे सवाल की, समझ लो। फिर आगे जाके असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होगा। जब लाइनें आप खींचोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्या? कि कम से कम लाइनों का प्रयोग करना। जब लाइनें प्रयोग हो जाए तो आप चेक करोगे कितनी लाइनें आपने खींची। तो लाइनें कितनी बनाई है आपने? यहाँ टोटल 4, जबकि रो कॉलम कितने हैं? 5। तो ऐसे में फिर इस प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है? इम्प्रूव करना पड़ता है। इस पूरे चौखंटे को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। जो पूरा बनाते हो ना ये इतना बड़ा चित्र, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैट्रिक्स। इस पूरे को मैट्रिक्स बोला जाता है। और जो ये एक है इसको बोलते हैं सेल। तो इस पूरे मैट्रिक्स को क्या करना पड़ता है? इम्प्रूव करना पड़ता है। और इम्प्रूव करने के बाद हम लोग बनाते हैं क्या? इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। यहाँ बनाएंगे हम लोग इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। चलो अगले पन्ने बना देते हैं। यहाँ बनाएंगे हम लोग क्या? इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आ जाएंगे मैकेनिक ABCDE 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इम्प्रूव करने के लिए स्टेप होते हैं। ठीक है, इम्प्रूव करने का क्या है हमारा? स्टेप होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि जो ये अनकट रह गए हैं वैल्यूज, जो भी कटे नहीं इन लाइनों से,
इन अनकट का क्या ढूंढना है आपको, मिनिमम। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं, 3 स्टेप में काम होता है। पहले आपको अनकट का मिनिमम ढूंढना होता है, तो पहले हमने क्या लिखा यहां, मिनिमम ऑफ अनकट सेल, जो भी सेल रह गए हैं कटने से दैट इज कॉल्ड अनकट सेल, और इसका आपको मिनिमम देखना है। तो इन अनकट सेल का मिनिमम कितना दिख रहा है आपको, 1, ये नहीं दिख रहा है, ये अनकट है, ये अनकट है, तो इन सब का मिनिमम कितना दिख रहा है आपको, 1। ठीक है, इस 1 को, इस जो 1 निकला है, इसको कुछ जगह से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो कुछ जगह क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। लेस कहां से करते हैं ये समझो, लेस करते हैं इसी 1 को फ्रॉम ऑल अनकट सेल, जो अनकट सेल हैं आपकी, वहां से यही एक एक सब में से घटा के लिखते हैं, और ऐड करेंगे, ऐड टू डबल कट सेल में। डबल कट सेल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो दोनों तरफ से कट गया हो। ये नहीं, ये तो गलत बना दिया हमने, जो दोनों तरफ से कट गया हो दैट इज कॉल्ड डबल कट सेल। जैसे कि ये दोनों तरफ से कटा है, ये दोनों तरफ से कटा है, ये दोनों। ठीक है, डॉक्टर साहब वाला जो क्रॉस होता है ना, वो बन जाए जहां पे, उसको बोलते हैं डबल कट सेल। वहां पे हमें क्या कर देना है, यही एक वैल्यू को क्या कर देना है, जोड़ देना है। यही हो जाता है इंप्रूव करने का तरीका। तो इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या लेना होता है, अनकट सेल का मिनिमम ढूंढना होता है, अनकट सेल से माइनस करेंगे, डबल कट सेल में ऐड करेंगे, और जो सिंगल कट होंगे उनमें कुछ भी ना ऐड करना है ना लेस करना है, जैसे जो वैल्यू लिखी वही कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो अब इससे हम यहाँ का इम्प्रूव बना रहे हैं, तो इन जगह से माइनस कर देंगे एक एक, तो आ जाएगा एक एक तीन तीन, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, एक एक तीन तीन। पहले अनकट वाले से माइनस कर लेते हैं, यहां माइनस करेंगे एक एक, तो आ जाएगा 1 2 0 4, 1 2 0 और 4। अब जो डबल कट है उसमें ऐड कर देते हैं, यहां यहां और यहां, यहां 2 था, 3 था, 5 था, तो हो जाएगा 3 4 और 6, तो यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 6। इसके बाद जो सिंगल कट है उनमें जैसे जो वैल्यू लिखी उसको वैल्यू वैल्यू एज इट इज हम क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ 0 5 बी वाले में 0 5, और यहाँ पे था आपका शायद 0, इधर देख लेते हैं 4 0 0 3, 4 0 0 3, और इधर का देख लेते हैं 4 1 3 0, 4 1 3 0, और यहाँ भी 0 है अपना। ठीक है, फिर हमने आपको लिखवाया था कि इसको इम्प्रूव करने के बाद फिर से इस स्टेप पे वापस आना पड़ेगा। इसको इम्प्रूव करने के बाद यहां नहीं गिरोगे, असाइनमेंट करते काम खत्म हो जाए, फिर वापस आओ, तो फिर क्या करेंगे, फिर से कवर करो सारे जीरो को मिनिमम लाइन से। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, सारे जीरो को मिनिमम लाइन से कवर करेंगे। तो अब बताओ जितने जीरो दिख रहे हो कितनी लाइनों में कवर होंगे, पक्का 4 में नहीं हो पाएंगे किसी भी तरीके से, कोई भी दिमाग लगा ले, 4 जीरो में नहीं कट पाएगा। तो 4 जीरो पे नहीं कट पा रहा है, तो कुल मिला के 5 जीरो में, ये 5 लाइनों में कटा है, 4 लाइनों में तो नहीं कट पा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो कॉलम लाइनों के बराबर हो गए। इसका मतलब है अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें असाइनमेंट कर सकते हैं। तो अब करेंगे हम लोग असाइनमेंट। मैकेनिक ABCDE 1 2 3 4 5, ठीक है,
और असाइनमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, ये सारी वैल्यू जैसे लिखी थी उसको पहले कट कॉपी पेस्ट कर दोगे। ये काटने वाला काम एग्जाम में पेंसिल से हल्का हल्का किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। बाकी लिखने वाला काम पेन से करना, काटने वाला काम पेंसिल से करना। जैसे कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती, अब पता है इसके नीचे दिख ही नहीं रहा कि 3 लिखा कि 5 लिखा है, तो फिर आपको क्या करना होगा, ऐसे ही मिटाना होगा, तभी तो दिखेगा नीचे। और ऐसे कैसे मिटा पाओगे वहां, जब आपने पेंसिल से खींचा होगा। तो ये हमारा, अब हम करने जा रहे हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट कैसे होगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हर रो हर कॉलम वाइज एक ही जीरो आपको पकड़ना है। हर रो हर कॉलम वाइज क्या करना है, आपको एक जीरो पकड़ना है। कॉलम वाइज भी शुरू कर सकते हो, रो वाइज भी शुरू कर सकते हो, उससे फाइनल सोल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो अगर रो वाइज शुरू करता हूँ तो इस रो में एक ही जीरो है, इस जीरो को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। अगर आपने रो वाइज जीरो पकड़ा है, ध्यान से सुनना, अगर आपने क्या किया है, रो वाइज जीरो पकड़ा है, तो जहां जीरो पकड़ोगे उसके सामने के कॉलम में अगर कोई जीरो होगा तो वो कट जाएगा। और जब आप कॉलम वाइज जीरो पकड़ोगे, कॉलम वाइज जीरो पकड़ेंगे तो उसके सामने किसी रो में जीरो होगा तो वो कट जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो अभी मैंने रो वाइज शुरुआत कर दिया, तो रो वाइज पहले चलेंगे। तो इस रो में इसको पकड़ा तो इसके सामने के कॉलम का जीरो मर गया। अगले रो में एक ही जीरो है, इसको पकड़ेंगे। जैसे इसको पकड़ोगे तो इसके कॉलम में अगर कोई जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगले वाले में इससे खत्म हो गया, इसको भूल जाओ। इसको पकड़ा, इसके कॉलम में अगर कोई जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नेक्स्ट वाले में इसको पकड़ लोगे, इसके कॉलम में कोई जीरो नहीं है तो नहीं कट रहा है। और आखिरी वाले में ये जीरो बचा तो इसको पकड़ लोगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चल गया आपको कि किस काम को किसको असाइन किया जाए। इसके बाद लिखा जाता है अपना सोल्यूशन, बड़े यहाँ सा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये आ जाता है आपका सोल्यूशन या फिर आंसर कि मिनिमम क्या वैल्यू निकलेगी। असाइनमेंट तो यही दिख रहा है कि इससे कौन सा काम कराया जाए, कितना समय लगेगा, उसके लिए हमें आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर लिखने का क्या तरीका है वो देख लो। इधर वाले एक सीरीज से लिख दिए जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो रहते हैं। इधर जो आपने ए बी सी डी लिखी थे वो काम थे, अगर सवाल में आप पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा था, ये आपके रिपेयर वाले जॉब है। तो किसको कौन सा जॉब दिया है वो देखेंगे, और कितना समय लगा रहे हैं, क्योंकि सवाल में क्या बोला था कि वो मिनिमम समय कितना लगेगा वो भी बताओ, तो वही तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कितना समय लगेगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा ये जो टाइम इनको दिया जाएगा, और टाइम जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आवर्स के टर्म्स में दे रखा है। तो देखो भैया किससे क्या काम करा रहे हैं। फर्स्ट वाला का मतलब फर्स्ट वाले को आप बी जॉब दे रहे हो, कौन सी जॉब दी है यहाँ से देखो, तो बी वाली जॉब दी है। सेकंड वाले को कौन सी जॉब दी है, सी वाली जॉब दी है। थर्ड वाले कौन सी दी है, डी वाली दी है, इनको ई वाली दी है, इनको ए वाली जॉब दी। इसके बाद जो समय लिखोगे वो यहाँ वहां से नहीं लिखोगे, ओरिजिनल क्वेश्चन से देख के लिखोगे। जब ये लास्ट स्टेप पे आया जाए तो वैल्यू जो लिखनी है आपको वो ओरिजिनल सवाल से देख के लिखनी है, समझ लो पेपर से देख के लिखनी है, जो आपको पेपर मिलेगा एग्जाम में। तो आपको फर्स्ट के बी में, मतलब जहां ये आपने गोला बनाया है इस जगह ओरिजिनल सवाल में क्या वैल्यू लिखी थी, क्या लिखी थी, 5, तो यहां लिख देंगे 5। सेकंड का सी, तो सेकंड वाले में सी में क्या वैल्यू लिखी है, 7, यहां 7 लिख देंगे। थर्ड में डी था, इसमें ई था, इसमें ए था, ये वाली वैल्यू वहां टीप देनी है। 6, 5 और 4, 6, 5 और 4, इनका सम कर देंगे, यही अपना सबसे लीस्ट यानी कि मिनिमम टाइम निकल के आएगा। सम करके बताओ जरा कितना आ रहा है, 27। तो ये आ गया आपका 27 आवर्स, यानी जो आपका मिनिमम टाइम लगेगा वो 27 आवर्स लगेगा, जब हमसे इनसे ये वाली जॉब कराएंगे। कुछ भी हमने बताया था टोटल 120 कॉम्बिनेशन बनेंगे, उस 120 में ये बेटर कॉम्बिनेशन है,
तो ये हंगेरियन मेथड है कि आपको 120 काम ना करने पड़े, सिर्फ एक काम करो और एकदम मस्त वाला आंसर निकाल के दे दो, मतलब। वरना अगर ये मेथड ना होता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती कि पहले कॉम्बिनेशन बनाता कि इससे ए वाला करा लें, उसको ए वाला करा लें, उससे सी वाला करा लें, उससे डी वाला करा लें, इतने कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते, फिर सब में देखना पड़ता जोड़ जोड़ के क्या समय लग रहा है, तो समय लगने के बाद निकल के आता। जैसे छोटी प्रॉब्लम अगर इसकी बनाए हम थोड़ी सी, एक सेकंड के लिए, जिससे आपको बताया जा सके। जैसे 120 तो बना के नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम थोड़ी छोटी होती, जैसे एग्जाम्पल का तौर मान लो कि मान लो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स होता, इधर होती आपकी ए बी सी जॉब, इधर होती 1 2 3, और यहाँ कुछ नंबर लिखे होते हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनते, हमने बताया था 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स मतलब 3 फैक्टोरियल, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6। कैसे बन रहे हैं वो देखो, ठीक है। देखो ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉम्बिनेशन, देखो कैसे बन रहे हैं। एक तो यही हो गया, इनसे ए वाला कराओ, इनसे बी वाला कराओ, इनसे सी वाला कराओ। दूसरा हो जाएगा कि इनसे ए वाला कराओगे तो इनसे तुम बी कराओगे, इनसे सी कराओगे। तीसरा हो जाएगा कि ए वाला इनसे कराओ, इनसे सी कराओ, और इनसे क्या कराओ, बी कराओ। समझ लो। और क्या बनेंगे, एक बन जाएगा कि इससे क्या करो, इनके सबके उल्टे बनेंगे, ए सी बी, बी सी ए, सी डी ए। 6 कॉम्बिनेशन बन गए, देखो वो रिपीट नहीं हुआ है। समझ लो। यही 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स होता तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, एक 24 कॉम्बिनेशन बनते। और जो अपना सवाल था 5 का मैट्रिक्स, तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 कॉम्बिनेशन बनते और सबके आंसर निकालते, तब कहीं जाके। इसमें तो छोटा है, 6 बार लिखना है हमको, 6 बार जोड़ जोड़ के लिख देंगे तब भी पता लग जाएगा। जहाँ प्रॉब्लम बड़ी होगी, 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स होगा, 5 इंटू 5 का मैट्रिक्स होगा, 6 इंटू 6 का मैट्रिक्स होगा, तब ये प्रॉब्लम का इजाद होता है। तब आदमी कहता है कि भैया इस फॉर्मूले से कर लेंगे तो जल्दी निकल आएगा। ठीक है। जैसे अगर बचपन में आपको याद हो, तो ये क्या होते हैं आपके 1 2 3 4 5, इनको बोलते हैं हम लोग मैथ में नेचुरल नंबर। ठीक है। तो अगर आपसे कहें बेटा कि 1 से 4 तक नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो तुम्हें अगर फॉर्मूला नहीं भी आता होगा तो क्या करोगे, 1 2 3 3 3 6 4 10 बता दोगे जोड़ के, क्या दिक्कत आ रही। 5 का पूछे तो भी बता दोगे, कहोगे 5 भी जोड़ देंगे 15 आ जाएगा। 6 का कहेंगे तो कहोगे 6 भी जोड़ देंगे 21 आ जाएगा। प्रॉब्लम तो तब होगी जब हम तुमसे ये कहेंगे 1 से लेके 48 तक की संख्याओं का जोड़ बताओ। अब तुम सुबह से लेके शाम तक यही जोड़ते रहोगे, 1 + 2 + 3 + 4 करके, कितना टाइम लगेगा। और हमें आता है फॉर्मूला, तो हमें लगेगा 2 सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2। 48 संख्याओं का जोड़ निकालना तो 48 लिखेंगे, इससे एक बड़ा नंबर लिख दो 49/2, बस इतना कैलकुलेटर टाइप करना, फटाक से रिजल्ट आ जाएगा। तो जो फॉर्मूले हैं या जो मेथड हैं, वो हमें क्या करते हैं, समय को बचाते हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूला कुछ है थोड़ी ना, फॉर्मूले का मतलब एक शॉर्टकट है जिससे हम रिजल्ट तक जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि हंगेरियन मेथड ना होता तो इसका कोई विकल्प नहीं था, विकल्प लंबे हो जाते। तो ये मेथड की वैल्यू है। समझ में आ गया बेटा है। चलो आगे चलते हैं। तो इसका आंसर आ गया हमारा क्या, 27। ठीक है। अब आगे प्रॉब्लम चलते हैं। अब धीमे धीमे करके हर सवाल में कुछ ना कुछ नया सीखोगे, क्योंकि अगर अपने फ्लो चार्ट को याद करो, फ्लो चार्ट को, तो अभी अगर प्रॉब्लम बैलेंस ना होती तो लिख तो दिया डमी लेंगे, किधर डमी लेंगे, लेके देखें एक बार सवाल में तो ज्यादा मजा आएगा। तो भी किसी न किसी सवाल में डमी लेने वाला काम आ जाएगा, तो ये भी सीख जाओगे। किसी सवाल में अभी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी सीख जाओगे। ये वाला काम तो सीख लिया कि इम्प्रूव कैसे करते हैं, ये 2 काम और सीख जाओगे, खत्म। ठीक है। और एक होती है कि जहां जहां पे ऐसा भी हो सकता है
कि इस वाले डिस्ट्रिक्ट का काम हम इसको दे ही नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है। वैसी प्रॉब्लम भी आती है तो उनको भी डील करना सीखेंगे हम लोग। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 3। इस सवाल में देखो तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 5 क्या लिखे हुए हैं आपके, सेल्समैन। 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 5 सेल्समैन है अपने पास। और ऑब्जेक्टिव तो यही होगा, चाहे नीचे सवाल पढ़े चाहे ना पढ़े, जब सेल दे रखी है तो सेल को मैक्सिमाइज करना ही ऑब्जेक्टिव होगा। बता भी दिया है कि आपको क्या करना है, इस रेवेन्यू यानी सेल्स को क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है। प्रॉब्लम तो बैलेंस है क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट हैं और 5 ही सेल्समैन, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम किसकी है, मैक्सिमाइजेशन की है। तो कन्वर्जन कैसे करते हैं वो समझो। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो कन्वर्जन का हम लोग एक वर्किंग नोट बना रहे हैं। ठीक है, तो जो ये फ्लो चार्ट बनाया था, इस कन्वर्जन वाले में लिख लो वर्किंग नोट नंबर 1, और इस इंप्रूव मैट्रिक्स में लिख लो वर्किंग नोट नंबर 2। ये 2 नोट और बना लेंगे तो ये अपना फ्लो चार्ट अपना मस्त सा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो एक पन्ना छोड़ा है वहां लिख सकते हो, या इसके नीचे जगह हो तो वहां भी लिख सकते हो। तो वर्किंग नोट 1, जहां पे आप क्या करते हो, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करते हो उसका प्रोसेस लिखना। तो सबसे पहले क्या करना होता है, टेक हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, पूरे मैट्रिक्स की हाईएस्ट वैल्यू ले लो। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ये सवाल करेंगे तो इसमें पूरे में देखेंगे कितना हाईएस्ट आया है। ठीक है, तो इसमें कितना हाईएस्ट दिख रहा है आपको फुल में, इन सबको अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट कितना दिख रहा है यहाँ, 41। ठीक है, तो सबसे पहले इस हाईएस्ट को पकड़ना है और फिर कुछ नहीं करना है, इस हाईएस्ट वैल्यू से सबको घटाना। ठीक है, इस हाईएस्ट वैल्यू से क्या करना है, सबको घटाना है। तो ऑल वैल्यूज should be subtracted from this highest value, बस हो गया। तो पूरे मैट्रिक्स की आपको हाईएस्ट वैल्यू पकड़नी है और सारी वैल्यू को इससे क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना। समझ गए, और ये वाला तो पहले ही सीख चुके हो, बस लिखने लिखने की बात है। तो उस वाले में हम लोग ने क्या किया था अगर ध्यान हो तो, ठीक है, क्या लेते हैं वहां पे, लोवेस्ट ऑफ अनकट सेल। क्या लेते हैं हम लोग, सबसे पहले लोवेस्ट वैल्यू लेते हैं किसकी, अनकट सेल की। और जो भी वैल्यू निकल के आए, अनकट सेल की लोवेस्ट वैल्यू ले लेते हैं और इस वैल्यू को क्या करते हैं, एक जगह से लेस करते हैं और एक जगह क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। लेस करते हैं फ्रॉम ऑल अनकट सेल्स से, और ऐड करते हैं ऐड टू डबल कट सेल्स। ठीक है, ऐड टू डबल कट सेल। तो ये बन गया है हमारा टोटल फ्लो चार्ट और इसी से अपना सब कुछ लगेगा। लिख लिया बेटा, हटा दें इसको, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। 3 में हमने कहा था कोई भी सवाल हो सबसे पहले आपको सवाल कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 4 5 और इधर थे आपके सेल्समैन
ए बी सी डी ई, और इनमें जो वैल्यू लिखी थी वो लिखी थी 32, 40, 41, 22 और 29, 38, 24, 27, 40, 28, 33, 41, 40, 28, 21, 30, 36 और 35, 40, 36, 37, 36 और 39। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज लिखी हुई है। अब देखो, जब ये मैट्रिक्स आप बनाते हो और ये मैट्रिक्स में कोई ऐसी चीज लिखी हो जिसको मैक्सिमाइज करना हो, तो उस पूरे मैट्रिक्स को बोलते हैं प्रॉफिट मैट्रिक्स। और जब कोई मैट्रिक्स ऐसा बनाते हो शुरुआत में, इनिशियल, जहां पे आपको मिनिमाइज करना होता, तो उसको बोलते हैं लॉस मैट्रिक्स। यानी जो मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं लॉस मैट्रिक्स, और जो मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम रहती है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट मैट्रिक्स। तो इसको अगर हम नाम देना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, इसको हम प्रॉफिट मैट्रिक्स। और जब इसको कन्वर्ट कर देंगे तो उसको लॉस मैट्रिक्स बोलेंगे। तो उसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो उसको बोल सकते हैं क्या, हमारा, कि ये हमारा प्रॉफिट मैट्रिक्स है। और इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा क्या, हमारा लॉस मैट्रिक्स। कन्वर्ट करने का तरीका आपको सिखा दिया, तो डायरेक्टली इसको लॉस मैट्रिक्स में हम यहाँ कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5। ठीक है, कन्वर्ट करने का प्रोसेस बताया है कि आपको क्या देनी है, इस मैट्रिक्स की हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कितना आया है, यहां लिख देते हैं, हाईएस्ट कितना निकला है, 41। तो 41 में से सबको घटा घटा के लिखना। ठीक है, अब कुछ बच्चों की मैथ होती बहुत बुरी, अब वो 41 से 32 को भी ऐसे नहीं घटा पाते, कहेंगे नहीं रुको रुको, 41 माइनस 32, तो उनका तो असाइनमेंट में को आधा घंटा लग जाए एग्जाम में सवाल लगाने में, समझ रहे हो। इतना जोड़ घटाना कि हाँ 12 से 14 घटाना है, 28 से 13 घटाना है, इतना अगर ओरली नहीं कर पाता है सीएमए फाइनल में होने के बावजूद बच्चा, समझ रहे हो, तो फिर उसका टाइम लगभग लगभग एक नॉर्मल बच्चे से दुगुना तो कम से कम लगेगा, तिगुना भी लग सकता है। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो धीमे धीमे जब घटाएंगे घर पे अपना प्रैक्टिस करें ओरली, धीमे धीमे जैसे मन में सोचे 36 माइनस 23 कितना होगा, अपना एक आंसर निकालेगा वो, और फिर कैलकुलेटर पे चेक करें कि हम तो निकाले सही हो, नहीं निकला नहीं निकला। प्रोसेस होता है भाई मैथ में, जब अप्लाई करेगा तभी तो उसकी तेज होगी पावर कैलकुलेशन की। जैसे कुछ लोग देखते हो ओरली कैलकुलेशन कर लेते हैं, फटाफट उनको बताओ 12 14 28 जोड़ के बता देगा। जैसे दुकानदार देखो, किराने के दुकानदार कितना ही पढ़ा होगा वो, 7वीं 8वीं कक्षा पास होगा। हमारे मौसा जी, उनकी किराने की शॉप है, 8वीं पढ़े हैं, वो कहते स्कूल से भाग जाते हैं, खुद ही कहते हैं, ये तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन मैथ बढ़िया है, वो प्रैक्टिस है। दुकान कस्टमर आता है, कहता भैया ये चिप्स दे दो, वो कोल्ड ड्रिंक दे दो, ये सामान दे दो, 2 किलो चावल दे दो, सब जोड़ के बिना कैलकुलेटर के जोड़ जाड़ के बता देते, 197 रुपए दो, काम खत्म। तुम्हें कहा जाएगा, तुम क्या पहले लिखोगे चावल इतने का कैलकुलेटर पे, वो सामान देते देते ही जोड़ते रहते हैं, वो सामान बताते रहे 2 किलो चावल दीन, एक दिमाग में डाले 108 रुपया, फिर कहें 20 कोल्ड ड्रिंक है, 128 जुड़ रहा है दिमाग में। जैसे उसकी लिस्ट खत्म हुई उधर पैसा निकल आया, समझ रहे हो, वो अपने सामान के भैया बस इतना ही, तो सब काम करो, काम करता। तो ये क्या है कि प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस तुम इतना एक्सपर्ट होना पड़ता है कि कोई चीज आप एक दिन में नहीं सीख पाओगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीमे धीमे आएगा। ठीक है, तो अपना टाइम टाइम लो। कुछ बच्चों को क्या लगता है कि हम 6 ही महीने में सब कुछ कर दें,
6 महीने में फाइनल निकल जाए, 6 महीने में अपना नौकरी लग जाए, तो इतना हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे कर लेते हैं, 6 महीने में बहुत ग्रुप निकाल लेते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि 4 साल में ग्रुप नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी। तो अगर आपको टाइम लग रहा है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आप दूसरों की तरह नहीं चल सकते। आपका अपना दिमाग है, अभी तक आपकी कितनी मेहनत करी है। किसी बच्चे ने अब तक एकदम रगड़ के पढ़ाई करता था, 12-14 घंटा पढ़ाई करता था, उसका दिमाग एकदम तेज हो गया है, मस्त सा। अब तक तो मौज मार रहे थे, तुम्हारा दिमाग स्लो है, समझ रहे हो? तो फिर प्रॉब्लम आती। चलो, ज्यादा बात ना करते हुए आगे पढ़ाई कर लेते हैं, बातें तो होती रहती। तो इस हाईएस्ट वैल्यू में से क्या कर लेना, सबको माइनस करके लिखना है। तो 41 में से 32 घटाओगे कितना आ जाएगा? 9। 41 में से 40 घटाओगे 0, 1, 19, 12, 3, 17, 14, 3, 8, 1, 13, 8। 41 -8, ठीक है। 0 कहाँ पे? यहाँ गड़बड़ कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया क्या मैंने? ओहो हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ये। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, इधर आ जाते हैं। ये हो गया हमारा 13, 20, 11, 5, 6, 0, 5, 4, 1, 5, 4, और फिर यहाँ आ जाएगा अपना कितना, 5, यहाँ आ जाएगा 2। अल्टीमेटली ये वैल्यू निकल के आ रही है। इसके बाद वैसा ही काम करेंगे जैसा पिछले सवाल में किया था। इस सवाल में यही नया आपने सीखा है कि अगर कोई मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो उसको मिनिमाइजेशन में क्या करें हम लोग, कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद वही सब स्टेप लगाने जो आपने पिछले सवाल में लगाए थे। तो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, रो रिडक्शन। अब करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग रो रिडक्शन। रो रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ABCDE, और इधर है डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 4 5। प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इस वाले में सबसे अगर मिनिमम देखो तो 1 दिख रहा है। ठीक है, 1 को सब में से घटा देंगे तो पिक्चर ये आ जाएगी। इस वाले में भी बाय डिफॉल्ट कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। इस वाले में सबको 1 को घटा दोगे, ये आ जाएगा। इसमें ऑलरेडी 0 है तो इसमें कोई रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी आप सेम वैल्यू कॉपी पेस्ट कर दोगे। इसमें भी ऑलरेडी 0 है, और सबसे लास्ट में मिनिमम आ जाएगा 1, और वैल्यू आ जाएंगी ये। ठीक है, इसके बाद अपन लोग करेंगे यहाँ पे कॉलम का रिडक्शन। तो अब होगा हमारा कॉलम रिडक्शन प्रोसेस। 1 2 3 4 5 ABCDE। इस कॉलम में ऑलरेडी 0 बैठा हुआ है, 2 2। इसमें भी ऑलरेडी 0 बैठे हुए हैं, और इसमें भी ऑलरेडी 0 बैठे हुए हैं। जिसमें 0 होता है उसमें रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मिनिमम देखें तो 2 आ रहा है, और सब में अगर हम लोग 2 2 घटा दें तो पिक्चर ये आ रही है। और इसमें सबसे मिनिमम आ रहा है 5, 5 सब में घटा देंगे तो पिक्चर ये आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉलम रिडक्शन प्रोसेस। इसके बाद भैया वही है, लाइनों से सबको मारना है, सबको काटना है। तो देखते हैं कितने लाइनों में कवर हो पा रहा है, कितनी लाइनें बनेंगी। 4 5 3 कितनी, 4 लाइनों में कट जा रहा है। सबसे ज्यादा इधर 0 कट जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसको मार दो। इसके बाद 2 2 2 इधर इधर काट देंगे तो जल्दी कट जाएगा। और अल्टीमेटली फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि 4 लाइनों में ही निपट गया है ये। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इम्प्रूव करना पड़ेगा मैट्रिक्स को। और ऐसा नहीं होता कि एक बार इम्प्रूव करने से काम चल जाए हर सवाल में। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 बार इम्प्रूव करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सवाल कि आपको 3 3 बार इम्प्रूव करना पड़े। ये भी नहीं कि एक बार इम्प्रूव करोगे और काम खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो कभी एक से ज्यादा बार भी इम्प्रूव करने को पड़ सकता है। तो
अब बनाएंगे हम लोग इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। ठीक है, इधर है आपका वही 1 2 3 4 5, इधर है आपके ABCD और E। अब बनाने जा रहे हैं हम लोग, मैट्रिक्स को इम्प्रूव करने जा रहे हैं। यहाँ देखें तो सबसे मिनिमम जो अनकट का है, यानी मिनिमम ऑफ अनकट सेल के कितना निकल रहा है यहाँ 1। तो जो अनकट है वहां से माइनस कर देंगे, जो डबल कट है वहां पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सिंगल कट वालों में एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, और कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 8। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 8। ठीक है, इसके बाद जो ये सिंगल कट है इनमें एक एक घट जाएगा। तो 13 11 0 और 4, 13 11 0 4 आ जाएगा। इसी तरह यहां घट जाएगा 3 3 4 1, 3 3 4 0, बिल्कुल सही बात है। और जो सिंगल कट है वो एज इट इज लिख देंगे, 0 0 और यहाँ 19 और 11 है, 0 0 19 और 11। ठीक है, इसी तरह यहाँ 0 और यहाँ 0 है, ऊपर वाली लाइनें पहले भर देते हैं। यहाँ 0 0 है। इसके बाद यहाँ पे है भैया हमारा 12 8 0 0, 12 8 0 0, और इस साइड है 14 6 0 0, 14 6 0 0। फिर से वही चीज है कि भैया हमें कम से कम लाइनों में इसको काटना है। तो अब बताओ कितनी लाइनें बनेंगी। हाँ बेटा, कहाँ पे, यहाँ पे 6 है, T2 में ये 14 है, 14। 19 में से 5 गया था ना, तो 14 है ये। 13 क्यों आएगा, सिंगल कट है ना। ठीक है, एज इट इज रहेगा। हाँ बेटा, यहाँ देखना है कि मुझे कम से कम लाइनों में सारे जीरो को क्या करना है, कवर करना है। तो कितनी लाइनों में कवर हो जाएगा यहाँ, फिर से बाय डिफॉल्ट ऐसा हो रहा है कि 4 लाइनों में ही निपटा जा रहा है। ठीक है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा हो रहा है कि फिर से एक बार आपको मैट्रिक्स को इंप्रूव करना पड़ रहा है। जब मैट्रिक्स को इंप्रूव करते हैं तो इसको लिखते हैं ऐसे, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स 1, और ये क्या हो जाएगा, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। इससे एक बार फिर से इंप्रूव करेंगे तो कहानी बनेगी। तो चलो और एक बार फिर से इंप्रूव करते हैं। अब अनकट का मिनिमम देखें तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 3। ठीक है, तो 3 जोड़ेंगे, 3 घटाएंगे, ऐसा करने वाले हैं। यहाँ अगर हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ शायद था 9, तो 9 3 हो जाएगा यहाँ पे क्या, 12। ये सिंगल कट है। यहाँ था आपका कितना, 19, तो 19 में 3 जोड़ दोगे हो जाएगा 22, और यहाँ जोड़ देंगे हो जाएगा 14। ये सिंगल कट वाले हैं, एज इट इज टीप देंगे। यहाँ 3 3 घट जाएगा, यहाँ एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दोगे आप। कुल मिला के पिक्चर ये बनेगी। ठीक है, इसके बाद फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है कि कम से कम लाइनों में इनको मारना है, और आप चेक करो कितनी लाइनों में कटेगा। ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट 5 लाइनों में कट रहा है। सबसे ज़्यादा जीरो यहाँ कट रहे हैं, इनको काट डालो। ठीक है, उसके बाद इनको मार दो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इनको काट सकते हो, इनको काट सकते हो, इनको काट सकते हो। तो अल्टीमेटली कितना भी दिमाग लगा ले, 5 से कम लाइनों में तो नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 5 ही लाइन में काट देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद करेंगे फिर हम लोग असाइनमेंट।
ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5, इधर हो गए हमारे ABCDE। सबसे पहले एज इट इज वैल्यू कॉपी पेस्ट करना है आपको, जैसी दे रखी है यहाँ पे। 0 0 22 14, 0 10 0 4। अच्छा एक चीज बता देते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे सारी वैल्यू को कॉपी पेस्ट मत करो, जहां जहां जीरो लिखे वहां लिख लो, क्योंकि बाकी वैल्यू से आप कोई मतलब रहा ही नहीं। ठीक है, तो अगर काम कम करना चाहो आप तो ऐसा भी कर सकते हो कि जहां जहां जीरो है बस वहां वहां हम लिख लें, क्योंकि अलॉटमेंट तो अल्टीमेटली भैया वहीं पे आने वाला है ना। हाँ बेटा, करने को सब उसी में करते हैं, लेकिन एग्जामिनर को बाद में दिखेगा नहीं, समझ रहे हो। करने को हम सब एक ही में कर सकते थे, एक जीरो छूट गया, अच्छा यहाँ वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जीरो छूटने ना पाए। तो काम ये भी कर सकते हो कि बाकी वैल्यू को ना उतारें, तो थोड़ा सा 2 4 सेकंड का समय आपका बच सकता है ऐसे। इसके बाद अब अलॉटमेंट करना चालू करेंगे। इधर से 2 जीरो हैं, इधर से 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 3 जीरो हैं, 3 जीरो हैं, मतलब रो वाइज अभी सिंगल अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि इधर भी जीरो एक नहीं मिल रहा है। सेम परेशानी इधर भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसमें असाइनमेंट नहीं होगा, ऐसे को बोलते हैं कि यहाँ मल्टीपल सोल्यूशन है, यानी एक से ज्यादा आंसर्स निकल सकते हैं, लेकिन सारे आंसर की जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। जैसे इस सवाल में क्या करना था, मुझे मैक्सिमम सेल निकालनी थी, तो हाईएस्ट सेल सेम आएगी, यानी ऐसे में आपके पास क्या है, अल्टरनेटिव सोल्यूशन। अब एग्जाम में हर एक सोल्यूशन को नहीं लिखना होता है, इसमें 4 सोल्यूशन बनेंगे, 3 बनेंगे, कोई एक सोल्यूशन आप लिख के आओ, सेम रिजल्ट आएंगे, कोई अलग अलग भी आ सकता है, मतलब सेम रिजल्ट फाइनली जो होगा वो सेम आएगा। न्यूमेरिक वैल्यू में असाइनमेंट अलग अलग भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, रैंडम बेसिस पे कहीं पे भी कोई एक असाइनमेंट कर देंगे। रैंडम बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग, कहीं पे भी कोई एक असाइनमेंट कर देंगे। जैसे मान लो इस वाले में आपने असाइनमेंट कहाँ कर दिया, अगर ये कर दिया असाइनमेंट, इसके सामने का ये भी कट जाएगा और इसके सामने का ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये असाइनमेंट हो गया। अब यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रही अल्टीमेटली, कोई पकड़ लो, ये अगर मान लो पकड़ लिया तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इस वाले में चलो एक बचा है, इसको पकड़ लोगे, ये कट जाएगा। यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ रही है, चलो इसको पकड़ लिया तो ये कट जाएंगे और ये सोल्यूशन हमारा निकल के आ जाएगा। इसके अल्टरनेट कई सारे सोल्यूशन हो सकते थे, जैसे पहले बच्चा यहाँ ना पकड़ता इसको पकड़ता, तो अल्टरनेट सोल्यूशन इसमें उपलब्ध है, कोई दूसरा सोल्यूशन भी आ सकता है, लेकिन जो न्यूमेरिक आंसर आएगा वो सबका क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। अब इसके बाद अपना क्या करेंगे, हम सोल्यूशन लिख देंगे। एग्जाम में आपको अलग अलग मल्टीपल नहीं करने होते, यहाँ समझाने वाली बात थी तो हमने समझा दिया। इधर जो 1 2 3 4 5 थे क्वेश्चन में वो डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद इधर जो थे वो थे सेल्समैन। जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है आपका क्या, सेल्स रेवेन्यू, जो कि है 1000 के अंदर। ठीक है, तो जो सेल्स रेवेन्यू दे रखा है वो किसमें दे रखा है, थाउजेंड्स में दे रखा है, तो उसी में लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट है 1 2 3 4 5। अब ये वाला हमने दिया है सेल्समैन बी को, ये दिया है ए को, ये दिया है ई को, ये दिया है सी को, ये दिया है डी को। यहाँ से कोई वैल्यू नहीं लिखोगे, ओरिजिनल सवाल से वैल्यू लिखोगे। पहली डिस्ट्रिक्ट का काम सौंपा है आपने बी को, तो वो सेल करेगा 38 की, यानी 38 का मतलब 38,000 की। ठीक है, वैल्यू 1000 में लिखी थी तो यहाँ वापस हमने 1000 में लिख दिया। फिर सेकंड सेल्समैन का काम दिया है, सेकंड डिस्ट्रिक्ट दिया है हमने ए को, तो सेल करेगा कितने की, 40, यानी कि 40,000 रुपए की। थर्ड वाले का काम दिया है ई को, 37,000। इसके बाद सी और डी, तो इसका काम दिया है सी को और इसका काम दिया है किसको, डी को। 37, 41 और 35, 37, 41
और 35, इनका करेंगे ग्रैंड टोटल और ये आएगी आपकी मैक्सिमम सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, तो सम करके बताओ जरा कितना आया। 1,91,000। तो 1,91,000 रुपीज की अपनी मैक्सिमम रेवेन्यू निकलने वाली है। इनको ये डिस्ट्रिक्ट सौंपी जाए तो मैक्सिमम 1,91 सेल निकल के आएगा। ठीक है, ये 38 समझ गए। तो पिछले सवाल से आपने देखा था कि क्या कि अगर प्रॉब्लम क्या हो जाए आगे चल के ऑप्टिमलिटी टेस्ट पास ना हो, इस चीज को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमलिटी टेस्ट। किसको? इस चीज को। रो कॉलम ये बराबर ना है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिमलिटी टेस्ट। अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो क्या करते हैं, ये पिछले सवाल से सीखा था, इस सवाल में ये चीज सीखी है। और इस सवाल में ये भी देखा कि प्रॉब्लम अगर मिनिमाइजेशन की ना हो तो उसको मिनिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अगला प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर अनबैलेंस प्रॉब्लम हो तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो बड़ा काम आसान होता है, जिधर भी चीजें कम होंगी उधर डमी ले लेते हैं। जैसे इधर कॉन्ट्रैक्टर है 5, इधर रोड है कितनी 4, तो इधर एक डमी रोड आ जाएगी और डमी के अंदर लिखी जाती है वैल्यू क्या, 0 नहीं लिखी जाती, इसमें लिखी जाती है पेनल्टी। इसमें क्या लिखी जाती है? पेनल्टी। पेनल्टी अगर सवाल में नहीं दे रखी होती तो 0 0 लिखते हैं। तभी सवाल ऐसा भी कह सकता है कि इस पे जो पेनल्टी कॉस्ट आएगी वो ऐसे लिखेगा यहाँ पे कि पेनल्टी कॉस्ट इज इक्वल टू, तो फिर हम लोग ये वैल्यू यहाँ लिखते। तो ध्यान रखना कि अगर पेनल्टी कॉस्ट दे रखी है तो फिर डमी के अंदर वो वैल्यू लिखी जाएंगी, नहीं दे रखी है तो फिर 0 0 0 0 0 ऐसे करके लिखा जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, प्रॉब्लम को पहले बैलेंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आदमी लगाना चालू कर देगा, कह देगा चलो पहले इतना देखिस, और पहले तुम जैसे मान लो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो, वैसे तो ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो पहले एक अच्छा क्या कर देता गलती से कि पहले मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद डमी इंट्रोड्यूस कर रहा, तो काम लग जाएगा, फिर सवाल गलत हो जाएगा। तो ध्यान रहे स्टेप्स चेंज नहीं होने चाहिए। पहले सबसे पहले आपको चेक करना है कि प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं। कोई भी सवाल लगाओ उस फ्लो चार्ट की सहायता से लगाओ, पूरे स्टेप अप्लाई करो। कभी कभी क्या होता है ज्यादातर सवाल में 10 सवाल लगाओगे तो 10 सवाल में 8 सवाल क्या होंगे, बैलेंस भी होंगे, तो उन 8 सवाल में 7 सवाल कम से कम ऐसे होंगे मिनिमाइजेशन के होंगे। तो आदमी क्या करता है शुरुआत के 2 स्टेप ही धीमे धीमे करके भूलता जाता है, कहता सीधा रोड डायरेक्शन करते हैं बात खत्म करते हैं, और फिर 7 सवाल के बाद 8वें सवाल में आ जाता है अचानक से। तो 7 सवाल में चीजें नहीं करता जाता है तो चीजें क्या हो जाती है उसके दिमाग से वॉश आउट हो जाती हैं, उसको लगता है रोड डायरेक्शन ही करना है शुरुआत में, फिर किसी सवाल में अचानक से आ जाता है, फिर भूल के बैठा होता है, पूरा सोल्यूशन निकाल के बैठा होता है, लगा भी देता है, कभी कभी नहीं पता चलता है, एग्जाम में बाहर आता है तब बच्चे बताते हैं साले तुमने चेंज नहीं किया था, वहाँ चेंज करना था पहले, तब वो कहता है अरे यार भूल गए थे। तो आप पूरे स्टेप अप्लाई करो तो गड़बड़ नहीं होगा। यही चीज टैक्स वगैरह में होती है, या आदमी पूरे एप्लीकेशन लगाता नहीं हो फिर चीजें गलत आना चालू होती हैं। पूरे स्टेप आपको फॉलो करने A to Z तो गड़बड़ नहीं होगा। जैसे टैक्स लायबिलिटी निकालना हो मान लो तो आपको पूरे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहले टोटल इनकम में देखेंगे कोई स्पेशल इनकम है कि नहीं, कैपिटल गेन तो नहीं है, कैजुअल इनकम तो नहीं है, फलाना धमाका तो नहीं है, तो उसको अलग पहले करो और बाकी इनकम को अलग करो, उस पर स्पेशल रेट अप्लाई करो और बाकी इनकम पे जनरल रेट अप्लाई करो। इंडिविजुअल का सवाल है तो स्लैब लगाओ, कंपनी का सवाल है तो 25-30% लगाओ, जैसा भी है, फिर उसको जोड़ो। फिर दूसरी चीज चेक करो कि कहीं इनकम कम तो नहीं, रिबेट रिबेट तो नहीं देना है, या इनकम ज्यादा तो नहीं कि सरचार्ज लगाना हो, वो लगाओ पहले फिर आगे बढ़ो, फिर से जोड़ेंगे। अब होता क्या है पता लगा 20 सवाल तुमने लगाए, वहां टोटल इनकम दे रहा 20 लाख रुपया, 20 लाख की रेंज में आ रही, तो ना सरचार्ज अप्लाई हो रहा है ना सेस अप्लाई हो रहा है। अब 20 सवाल के बाद आदमी भूल जाता है कि ये भी कुछ दुनिया में है, तो एक सवाल में आता है तो कहता अरे अब ये भी याद रखें कि सरचार्ज लगाना है। तो स्टेप तुमने काट दिए खुद ही दिमाग से, पूरे स्टेप फॉलो करते रहो तो चीजें याद रहेंगी। पूरे स्टेप नहीं फॉलो करता तो आदमी क्या हो जाता है, भूल जाता है। फिर वहीं पे अगले सवाल में जब कभी आ जाता है अचानक से, और कभी कभी ये अचानक वाला काम सीधा एग्जाम में होता है, समझ लो।
कि बुक में ऐसे सवाल दे रखे हैं कहीं सरचार्ज नहीं आया, 10 थोड़े सवाल दे रखे कहीं सरचार्ज नहीं आया, एग्जाम में सीधा आया। बुक में सवाल दे रखे हैं 10 थोड़े कहीं रिबेट नहीं आया, एग्जाम में सीधा आया। अब कैसे लो भैया, हमारी तो प्रैक्टिस ही नहीं थी, हम तो याद ही नहीं था, हम तो सवाल किताब पे लगा लगा चले आए, भैया ऐसे ऐसे कर लो शॉर्टकट अपना काम चल जाएगा। वहां उसने डाल दिया बीच में, बस उसका काम लग गया। कैसे रिबेट देना भाई भूल गए, बाकी सब तो ठीक है। अब रिबेट दे देते तो वहां नील आ जाती टैक्स लायबिलिटी, यहाँ टैक्स लायबिलिटी निकाल के आ गए हो, काम गड़बड़ हो जाता है। चलो वापस आते हैं बेटा, चौथा सवाल लगाते हैं। अब इसमें इन्होंने दो तीन चीजें पूछी हैं, ठीक है। पहला तो वही है कि असाइनमेंट कैसे करोगे, एक बार वो कर लेते हैं, फिर बाकी चीजें भी बता देंगे, कोई दिक्कत बात नहीं। तो यहां प्रॉब्लम है क्या हमारी, अनबैलेंस। पहले प्रॉब्लम को क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। प्रॉब्लम को क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे बैलेंस करने वाले हैं। तो इधर है कॉन्ट्रैक्टर ए बी सी डी ई, इधर खोल लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा अपना काम। इस साइड दे रखे हैं हमारे क्या, कॉन्ट्रैक्टर, और इधर दे रखी है रोड 1 2 3 4, और इधर आ जाएगा हमारा क्या, डमी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर में है ए बी सी डी ई, और इधर है रोड R1 R2 R3 R4 और डमी। रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4, और ये है आपकी डमी रोड। तो जो वैल्यू सवाल में लिखी थी पहले वो कॉपी पेस्ट करेंगे, और डमी वाले में क्योंकि पेनल्टी दे नहीं रखी तो वहां क्या आ जाएगा अपना 0 0 0 0 0 आ जाएगा। वैल्यू दे रखी है 9 7 9 10 10 14 17 18 12 और 15 19 20 21 18 और 21, और यहाँ पे आ रहा है 15 19 18 19 और 16। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई हमारी, प्रॉब्लम हो गई है बैलेंस। फिर अगला चेक करेंगे कि जो सवाल में प्रॉब्लम दे रखी थी वो मिनिमाइजेशन की है या मैक्सिमाइजेशन की है। तो अंदर दे रखी है कॉस्ट, और कॉस्ट को हमेशा क्या करना होता है, मिनिमाइज ही करना होता है, सवाल कहे या ना कहे। ठीक है, कॉस्ट दे रखी है तो मिनिमाइज करना होगा, यानी ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो हमें कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। सीधा अप्लाई क्या करेंगे हम लोग, रो डिडक्शन प्रोसेस, रो रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर, और इधर आ जाएंगी अपनी रोड R1 R2 R3 R4, और यहाँ आ जाएगी अपनी डमी रोड। तो इसमें अगर देखें, अच्छा देखो इधर, जब आप डमी लेते हो तो एक स्टेप कट भी हो जाएगा, या तो कॉलम रिडक्शन का या तो रो रिडक्शन का, एक कट हो जाएगा आपके। अगर आपने डमी कैसे ले रखी है, कॉलम, तो रिडक्शन कट जाएगा, क्योंकि देखो हर रो में ऑलरेडी 0 है, तो लिखोगे तो फिर यही वैल्यू कॉपी पेस्ट करनी होगी, तो क्यों मेहनत करना फालतू में। ठीक है, तो जब भी डमी लोगे तो एक रिडक्शन कम हो जाएगा, इधर 0 आए होंगे तो रिडक्शन कट जाएगा, सीधा डायरेक्ट क्या अप्लाई करेंगे, कॉलम। और अगर इधर कहीं डमी लेना पड़ गया तो कॉलम रिडक्शन कम हो जाएंगे, फिर रो रिडक्शन करोगे। तो एक रिडक्शन से आप बच जाओगे, जब भी आपको डमी लेना होगा तो यहाँ डायरेक्ट अप्लाई क्या होगा, कॉलम रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो इस कॉलम में देखिए तो सबसे मिनिमम कितना दिख रहा है हमें, 7, और अगर 7 में हम मतलब सब में से 7 घटा दें तो ये आ रहा है। इस वाले में सबसे मिनिमम कितना दिख रहा है हमें, 12, सब में से 12 घटा दो, ये आ जाएगा। नेक्स्ट वाले मिनिमम कितना दिख रहा है हमें, 18, सब में से 18 घटा दो। नेक्स्ट वाले में 15, और लास्ट वाले में तो ऑलरेडी सब में 0 प्रोड्यूस है। तो ये हो गया हमारा कॉलम रिडक्शन प्रोसेस, रो है नहीं, कॉलम करेंगे सीधा, और उसके बाद सबको कम से कम लाइनों में काटने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, तो कम से कम लाइनें, सबसे पहले तो इस डमी वाले को मार दो क्योंकि 5 0 दिख रहे हैं, एक ही गोली से 5 लोग मर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक इधर दुश्मन बचा है, एक इधर बचा है और 2 इधर बचे हैं। एक सीध में जो होते हैं उनको पहले मार दिया जाता है, तो ये मर गए। इसके बाद ये और ये बचे हैं, चाहे इनको ऐसे ऐसे काट दो और चाहे ऐसे ऐसे काट दो, उससे फर्क नहीं होता। इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ लाइन कितनी बना रहे हो। तो कुल मिला के फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि 4 लाइनों में मामला निपटा जा रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने सोल्यूशन को। अब यहां करेंगे हम लोग इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, ABCDE R1 R2 R3 R4 और डमी। इम्प्रूव करने के लिए फिर से वही अनकट का मिनिमम। अनकट का मिनिमम देखे तो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 1 यहीं पे है सबसे अनकट का मिनिमम। जो नहीं कटे हैं उनका मिनिमम पकड़ना है, उनका मिनिमम आ रहा है 1। तो जो सिंगल कॉलम है उनमें एज इट इज लिखेंगे, जो डबल कॉलम है वहां कर देंगे ऐड, और जो है अनकट वहां कर देंगे हम लोग माइनस। कहाँ पे, और अच्छा अभी बताना। कहाँ पे, R4 में, बी में। अच्छा, यहाँ हमने एक बढ़ा के गलती से लिख दिया है, सही कर देते हैं। यहाँ 4 है। सी वाले के डमी वाले में 0 होगा, बस यहीं 0 होगा, यहाँ तो 1 ही आएगा क्योंकि डबल कॉलम। अब आई थिंक सब सही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, फिर से चेक करेंगे कि कितनी लाइनों में मामला निपट रहा है। अब बताओ कितनी लाइनों में कट रहा है। 2 से ज्यादा 0 तो नहीं कट रहे हैं कहीं से, कट रहे हैं किसी में, 5 लाइनें बन रही हैं। 4 में ही कटा जा रहा बेटा, एक ये, एक ये, एक ये और एक बचा, चाहे इसको ऐसे काट दो चाहे ऐसे काट दो। अल्टीमेटली 4 लाइनों में निपटा जा रहा है, 1 2। ठीक है, तो 4 लाइनों में निपट गया, इसका मतलब मैट्रिक्स को एक बार फिर से इंप्रूव करना मांगता है। तो ये हो गया इम्प्रूव मैट्रिक्स 1। अब बनेगा हमारा इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स 2, R1 R2 R3 R4 और डमी। फिर से देखिए तो अनकट का मिनिमम कितना है, 1। एज इट इज, 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 और यहां से घटा घटा के लिखेंगे तो आई थिंक ये पिक्चर बन के आएगी। कहाँ पे, डमी में 1। अच्छा, यहाँ हमने 2 कर दिया है, सही कर देते हैं। यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे भी आएगा 0। सिंगल कट है ये। ठीक है, डबल कट यहाँ था, एक जुड़ गया है, डबल कट यहाँ था, एक जुड़ गया है, डबल कट यहाँ था, एक जुड़ गया, डबल कट यहाँ था, एक जुड़ गया। और जो ये अनकट वाले थे वहां एक एक हो गया है माइनस, और बाकी सब में एज इट इज आ गई है वैल्यू। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे हम लोग, कम से कम लाइनों में काटने का प्रयास करेंगे। तो अब देखो जरा, और देखो कितनी लाइनों में कट रहा है।
5 लाइनों से कम में नहीं कट पा रहा, चाहे जितना दिमाग लगा दें। तो 5 लाइनों में ही निपट रहा है ये, ठीक है, कुछ भी कर लें 5 लाइनों में ही कट रहा है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे असाइनमेंट कर देंगे, ठीक। वैसे असाइनमेंट, हाँ बेटा 1 0 बच गया, कौन सा, रुक जाओ सही काट देते हैं, ऐसा क्या है, क्योंकि 5 से ज्यादा लाइनें तो नहीं बनेंगी, 5 सीधे ही सीधे करते तो 5 लाइनें बनेंगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत काट दिया आपने, तो सही कर देते हैं। एक ये काट दिया, मान लीजिए हमने एक ये काट दिया, ठीक है, एक ये काट दिया, एक ये काट दिया, एक ये काट दिया, 5 लाइनें बनेंगी, सीधे ही सीधे मार सकते हो, फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा, कैसे भी काटो, उससे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसके बाद कर देंगे हम लोग क्या, असाइनमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ करने वाले हैं हम लोग असाइनमेंट। ABCDE 1 2 3 4 डमी, BC में 0 0 है, BC में 0 0 है, यहाँ अगर देखें तो D में 0 है, इस वाले में देखें A और D में 0 है, चौथे वाले में देखें तो A और E में 0 है, और डमी वाले में देखें तो C और E में 0 है। तो ये पिक्चर बन के आ रही है अपनी। अब इसमें करने वाले हैं हम लोग असाइनमेंट। तो यहाँ 2 0 हैं, अभी छोड़ दो, यहाँ 1 0 मिला ना इस वाले में, इसको पकड़ लो, जैसे इसको पकड़ोगे ये कट जाएंगे। इस वाले में फिर से देखो तो ये बचे, इनको पकड़ लो, ये कट जाएंगे। अगले में 2 हैं, अभी जोड़ दो, अगले वाले में 1 है, इसको पकड़ लो, जैसे इसको पकड़ोगे ये कट जाएगा। फिर ये बचा, इसको पकड़ लो, जैसे इसको पकड़ोगे ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको पकड़ लो, ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारा सोल्यूशन यानी कि आंसर। इधर जो ABCD थे, ये थे हमारे कॉन्ट्रैक्टर, और इधर थी जो थी वो क्या थी, रोड, और जो अंदर लिखा हुआ था वो क्या था अपना, कॉस्ट ऑफ रिपेयर। तो ये है हमारी रिपेयर कॉस्ट रुपीस के अंदर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर है जो कि इसके अंदर दे रखा है। तो ये है कॉन्ट्रैक्टर ABCDE। तो ए कॉन्ट्रैक्टर को जो है हमने दिया है 3rd वाली रोड, इसको दिया है 1st वाली रोड, इसको दिया है हमने डमी, डमी का मतलब कुछ नहीं दिया फालतू, इसको दिया 2nd रोड, इसको दिया है 4th रोड। इसके रिपेयर कॉस्ट ओरिजिनल सवाल से देख के लिखोगे, ओरिजिनल सवाल से, तो ए के 3rd में देखो तो 19 की कॉस्ट आएगी, ठीक है। बी के 1st में देखो तो 7 की आएगी, डमी में तो 0 रहेगा, ठीक है। और इसके बाद 2 और 4, इस वाले में 2 और इस वाले में 4, यानी 12 और 16 आएगी। तो इनका करो ग्रैंड टोटल, और ये आ जाएगी हमारी रिपेयरिंग कॉस्ट, ठीक है, इनका करेंगे ग्रैंड टोटल, और ये हमारी क्या आ जाएगी, रिपेयरिंग कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आ रही, 54। तो ये आ गई हमारी मिनिमम रिपेयरिंग कॉस्ट 54 की, ठीक है। वैसे जो ये दे रखे हैं वो किसमें दे रखे हैं, लैक्स में दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये क्या आंसर आ गया हमारा, 54 लाख रुपए। सवाल के 3 पार्ट थे, तो ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आया है। तो कहोगे और क्या पार्ट है, वो देख लेते हैं। तो पहले तो मुझे बेस्ट वे निकालना था असाइन करने का, और उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी थी, बता दिया 54 लाख रुपए आएगा, ठीक है। अब आपको गवर्नमेंट से ग्रांट कितने की मिली है, 50 लाख रुपए की, कि जॉब रिपेयर कर दो सारी रोडों का, जबकि कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है,
54 लाख की। तो अगले में पूछा है कि कितनी आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब एडिशनल होता है। तो 50 लाख पहले से मिले हैं, जबकि खर्चा कितने का आ रहा है, 54 लाख का। तो इसका मतलब है सप्लीमेंट्री ग्रांट कितने की चाहिए आपको, 4 लाख रुपए। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो चाहिए, कॉस्ट निकली है 54 लाख, जबकि पहली ग्रांट आपको 50 लाख की मिली है। तो 4 लाख की आपको अगर सप्लीमेंट्री ग्रांट मिल जाए तो काम आपका हो जाएगा पूरा। तीसरा और लास्ट पार्ट, इस 5 कॉन्ट्रैक्टर में कौन अनसक्सेसफुल बिड कर पाया है। तो जिसको डमी मिला है, इसका मतलब उसकी बिड क्या रही है, अनसक्सेसफुल रही है। जिसके सामने डमी आ जाए वही क्या रहा है, अनसक्सेसफुल बिडर रहा है। तो इसका मतलब तीसरे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर सी। जिसके सामने डमी आएगा वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा, यानी उसको कुछ नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला, ठेका नहीं मिला। 4 रोडे थे, इन लोग को दे दी, इनको कहा भैया तुम्हें ठेका नहीं मिल पाएगा, अगली बार फिर से अप्लाई करें। समझ गए। तो कभी कभी आप फाउंड उसमें क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट में सवाल यहीं तक होते थे, ये सब एक्स्ट्रा नहीं पूछता था। अब धीमे धीमे क्या करने लगा है कि एक्स्ट्रा नॉलेज पूछने लगा है। अब इन सब जैसे मान लो सवाल एग्जाम में आए 7 नंबर का, तो 5 नंबर इसके रहेंगे, एक एक नंबर इसके रहेंगे। कुछ करना नहीं है, उसी में से सोल्यूशन निकाल के लिखना है। लेकिन जो लिख पाया, जो समझ पाया, उसको एक एक नंबर मिलेंगे। जो नहीं कर पाया एक एक नंबर भूल जाए। 7 में से 5 में काम चलाए अपना, ऐसे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं कह रहा, 3 में और क्या अल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकते हैं वो बताओ। वो बताने का काम नहीं एग्जाम में। तो 3 में देखो कितने सोल्यूशन निकले, टोटल 4 अल्टरनेटिव निकले, जिसका एग्जाम में निकले थे आंसर। तो हो सकता है तुम एग्जाम में यार अल्टरनेट करके आओ, तुम्हारे बगल वाला ये करे, उसके बगल वाला ये करे, उसके बगल वाला ये करे, लेकिन सबका रिजल्ट अल्टीमेटली क्या आएगा। तो आपको अल्टरनेट करने की आवश्यकता नहीं, एक जो भी आ रहा है वो आप कर दोगे। अब एक होता है रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट या प्रोहिबिटेड रूट बोलते हैं उसको। तो उसका सवाल कैसे रहेगा वो समझना है, ठीक है। तो अभी 1-2 सवाल है वो समझ लोगे तो फिर अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो प्रोहिबिटेड रूट का सवाल कैसे लगाया जाता है वो देखो। उसका सबसे मस्त सवाल यही वाला है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार इसको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेना है। हाँ बेटा पढ़ लिया। अब देखो यहाँ क्या है कि ये जो लिखे हुए हैं रूम के प्रेफरेंसेस हैं। 5 मैनेजर हैं अपनी कंपनी में, ठीक है, और 5 ही रूम है अपने पास अवेलेबल। सवाल में कह रहा है कि इस हिसाब से मैनेजर को रूम असाइन करो कि जो प्रेफरेंशियल है वो मिनिमाइज रहे। ये मेन होता है गवर्नमेंट एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा। जैसे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म डालोगे तो उसमें कहेगा एग्जाम सेंटर आपको कौन सा चाहिए।
तो उसमें 3-4 सेंटर भरने का ऑप्शन रहता है, उसमें आपको प्रेफरेंस पूछा जाता है। अब आप लखनऊ के रहने वाले हो तो पहला प्रेफरेंस क्या डाल देते हो आप? लखनऊ। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को लखनऊ मिल जाए जो अपनी प्रेफरेंस मांग रहे हैं। लेकिन हम लखनऊ में कॉलेज लिमिटेड है, पता का 4 जगह ऑनलाइन पेपर हो पाते हैं और 1-1 हज़ार की कैपेसिटी है, तो इसका मतलब 4 हज़ार से ज्यादा बच्चों को अकोमोडेट थोड़ी करा सकता है आदमी, गवर्नमेंट नहीं करा सकती। तो सोचती है कि प्रेफरेंस के हिसाब से मिल जाए, लेकिन लखनऊ तो ऑप्ट कर रखा है 20,000 बच्चों ने, तो सबको तो नहीं मिल सकता। फिर आप सेकंड चॉइस रखते हो, अगल बगल देखते हो कि लखनऊ के आसपास क्या मिल जाए, तो आप टिक कर देते हो बाराबंकी, चलो ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 25 किलोमीटर जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट चाहती है कि जिन बच्चों को लखनऊ नहीं मिल पाया उनको कम से कम सेकंड प्रायोरिटी मिल जाए, सेकंड जिन बच्चों को नहीं मिल पाएगा उनकी थर्ड प्रायोरिटी देंगे। समझ लो, जैसे आपके लखनऊ फर्स्ट प्रायोरिटी थी, वैसे कानपुर वालों की कानपुर फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपकी थर्ड प्रायोरिटी कानपुर आ रही है। समझ लो, तो गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम प्रेफरेंस ऑर्डर में हम चीजें दे पाए। तो वही आपको यहां करना है कि मिनिमम प्रेफरेंशियल जो मेजरमेंट है वो मिनिमम से मिनिमम रहे, मतलब सबको फर्स्ट मिल जाए तो सबको फर्स्ट ही दे दे। ठीक है, जैसे ये इनकी फर्स्ट चॉइस क्या है? 302। इनकी फर्स्ट चॉइस क्या है? 302, तो सबको 300 इनके। अब 302 तीन लोगों की फर्स्ट चॉइस है, 302 नंबर रूम क्या है? इनकी भी फर्स्ट चॉइस है, इनकी भी फर्स्ट चॉइस है, इनकी भी फर्स्ट चॉइस है, मिलेगा तो अल्टीमेटली एक ही को ना। इसी तरह अगर मैं देखूं कौन सा 304, तो इन्हीं के सेकंड चॉइस है, इनकी सेकंड चॉइस है 103, इनकी सेकंड चॉइस है 205, इनकी थर्ड चॉइस है ये, फोर्थ कोई चॉइस ही नहीं है। इनके तो चॉइस 5 तक है कि नहीं ये ना मिल पाए तो ये दे देना, ये ना मिल पाए कुछ ना मिले तो जो बचे हमको दे देना। ये 4 है सबसे संतुष्ट आदमी। तो ऐसे करके प्रेफरेंशियल राइट है, तो टेबल इसकी रीडिफाइन करनी पड़ेगी, एज इट इज टेबल नहीं बनेगी जैसे अब तक के सवालों में बन रही थी। समझ लो, इस टेबल को क्या करना पड़ेगा? मुझे रीडिफाइन करके लिखना पड़ेगा। रीडिफाइन करने में एक तरफ चलेंगे मैनेजर और एक तरफ चलेंगे क्या? इनके रूम्स। चाहे इधर रूम कर लें तो ऊपर मैनेजर रहेंगे, क्योंकि जिसको मुझे मिनिमाइज करना है अंदर वो वाली वैल्यू आनी चाहिए। जैसे सोचो कि अभी कॉस्ट को मिनिमाइज करना रहता था तो अंदर कॉस्ट गिवन होती थी, सेल को मैक्सिमाइज करना होता तो अंदर क्या गिवन थी? सेल। वैसे यहां मिनिमाइज किसको करना है? प्रेफरेंशियल राइट को। रूम को मिनिमाइज क्यों करना? रूम का मिनिमाइज करके खत्म कर दो क्या रूम को? किसको मिनिमाइज करना है? प्रेफरेंशियल मेजरमेंट को। तो टेबल ऐसी बनानी है कि अंदर उसके प्रेफरेंस लिखे हों 1 2 3 4 5, तो वो तो नहीं लिखे सवाल के अंदर, तो पहले मुझे वो बनाना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे से पहली बार जब सवाल एग्जाम में आया था तो यही नहीं समझ पाया कि साला वो टेबल कैसे ड्राफ्ट होगी। तुम सोचो, जैसे अभी तुमसे कहा जाए और जिन्होंने नहीं पढ़ा है या सवाल पहले नहीं लगाया है तो वो नहीं बना पाएंगे, अभी गड़बड़ हो जाएगा। पहली बात तो ये उनको पता चले कि हाँ नई डिफाइन करके बनानी भी है। कुछ बच्चे तो सिम लगाना चालू कर देंगे, समझ लो। पहली बात तो ये पता चलेगा उनको एक नई टेबल बनानी पड़ेगी, फिर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो आधे लोग तो यही समझ नहीं पाए होंगे कि बनानी भी पड़ेगी, आधे लोग समझ पाए होंगे तो कैसे बनानी है ये तो समझ में आ रहा कि बनानी है, लेकिन बने कैसे वो नहीं समझ पाए होंगे तो आधे लोग। फिर कुछ लोग बना भी ले होंगे तो आगे नहीं कर पाए तो फिर अटक गया। तो जब पहली बार एग्जाम में सवाल आया होगा तो ये मान के चलो कि 95% बच्चों का क्या हो गया होगा? गलत। तो गलत थोड़ी ना हुआ होगा, आधे से ज्यादा लोगों ने चॉइस ही में छोड़ दिया होगा, ये नया सवाल आया छोड़ो दूसरा कर लेते हैं। और ये प्रॉब्लम हर चीज में होगी, तुम्हारे टाइम में नहीं कि ऐसा सवाल सारे सवाल वही आ जाएंगे कॉपी पेस्ट, एक दो सवाल किसी में हो सकता है नए आ जाए, डीटिव में नए आ जाए, कॉस्ट में आ जाए, एसएफएम में नीड आ जाए। ठीक है, तो फाइनल में एकदम सिंपल सा रूल है कि जो भी एकदम नई चीज आए ऑप्शन में हटाओ, पुरानी चीजों में दिमाग लगाओ, उनमें सोल्यूशन आने की उम्मीद रहती है। समझ लो, तो कोई भी नया क्वेश्चन एकदम सा नया आ जाए कि जिसके जैसा सवाल तुम नहीं लगा के गए हो, एक ही तरीका है, ऑप्शन में उसी को छोड़ो। समझ लो, तभी आपका काम बनेगा, क्योंकि नई चीजों में भैया दिमाग लगा लेंगे तब तो हो पाएगा। नई चीजों में वैसे ही साला एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है, घर में लगाना हो तो एक बार लगा ले, एग्जाम में सोचता रिस्क थोड़ी ना लेंगे भैया इतना, कहीं ना लगा दिमाग तो उस समय
खत्म हो जाएगा अपना। तो आदमी कहता है इतना रिस्क नहीं लेना, जो देखा दिखाया सवाल है कम से कम वो लगाए चुपचाप। तो कोई भी अगर फ्रेश सवाल, एकदम नया सवाल आ जाए किसी टॉपिक में, उसको छोड़ के आप दूसरे सवाल लगा लो, वो ज्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे मुझे प्रेफरेंशियल राइट सेट करने पड़ेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कैसे राइट सेट होंगे देखो इधर भैया, क्वेश्चन नंबर 6। एक तरफ ले लोगे आप मैनेजर, चाहे इधर ले लो ऊपर ऊपर मैनेजर, इधर रूम ले लो, तो चाहे इधर रूम ले लो इधर मैनेजर ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस साइड ले लेता हूं मैनेजर, और इस साइड ले लूंगा क्या, रूम। तो पहला रूम था, कोई भी सीक्वेंस ले लो, या फिर जिस सीक्वेंस में यहां दे रखे तो उस सीक्वेंस में लिख लो। तो रूम नंबर 103, रूम नंबर 201, रूम नंबर 205, रूम नंबर 301, रूम नंबर 302। तो कुछ 302 और 304, 302 है और ये 304। ठीक है। मैनेजर के अंदर 5 मैनेजर हैं, एक सीक्वेंस से लिख सकते हो, मार्केटिंग, परचेज, एचआर। ठीक है, या फिर यहां से देख लो, अच्छा उसी में लिखा है मार्केटिंग, परचेज, एचआर। तो एक हो गया मार्केटिंग वाला, एक हो गया परचेज वाला मैनेजर, एक हो गया एचआर मैनेजर, एक हो गया फाइनेंस और एक हो गया कॉर्पोरेट लॉ। एक हो गया फाइनेंस और एक हो गया कॉर्पोरेट लॉ। तो 5 मैनेजर हो गए, 5 मैनेजर हम लोगों ने एज इट इज लिख लिए। यहां पे नंबर कैसे लिखने हैं वो समझना है। मार्केटिंग मैनेजर मतलब 302 की फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो मार्केटिंग मैनेजर के सामने 302 में लिखेंगे इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसे। इसकी 103 में सेकंड प्रेफरेंस है, तो मार्केटिंग मैनेजर की 103 में सेकंड प्रेफरेंस आ जाएगी। मार्केटिंग मैनेजर की 304 में थर्ड प्रेफरेंस है, तो मार्केटिंग मैनेजर की 304 में थर्ड प्रेफरेंस आ जाएगी। इसकी और कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो वहां ऐसे लंबा लंबा डैश मारेंगे। ये हो गया प्रोहिबिटेड रूट, यानी मैनेजर को ये वाला रूम नहीं दे सकते, मांगा ही नहीं, कहां दे दोगे। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रोहिबिटेड रूट, इस रूट में आप नहीं चल सकते। तो वहां क्या मना दिया जाता है, डैश मार देते हैं, या कुछ लोग यहाँ पे एम लिखते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे पी लिखते हैं, पी का मतलब प्रोहिबिटेड रूट। तो किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने डैश मार दिया तो एग्जामिनर ने एम बनाया है, कुछ फर्क पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग अल्फा लिख देते हैं, कुछ लोग बीटा लिख देते हैं, कुछ लोग चीटा लिख देते हैं, कुछ भी लिखना चाहो कुछ भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे परचेज में 302 में फर्स्ट प्रेफरेंस, 304 में सेकंड प्रेफरेंस, 205 में तीसरी प्रेफरेंस और 201 में चौथी प्रेफरेंस। इसकी कोई प्रेफरेंस इसमें नहीं। ऐसे इसकी यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ फोर्थ है, यहाँ फिफ्थ है। 302 एक है, 205 दो है, ये 3 है, ये 4 है, ये कोई प्रेफरेंस नहीं है। 201, 302 और 304, 201, 302 और 304, ये कोई प्रेफरेंस है ही नहीं। तो इससे अपनी प्रेफरेंशियल मेजरमेंट हो गई, ये इनको प्रेफरेंशियल चाहिए। हम चाहते हैं कि कम से कम प्रेफरेंस राइट्स खर्चा हो, ज़्यादा लोग को फर्स्ट मिल जाए, कुछ लोग को सेकंड मिल जाए, एक आध को थर्ड मिल जाए, इससे कम टोटल आए प्रेफरेंशियल राइट। तो अब आगे चालू होगी, ये तो अभी क्वेश्चन रीडिफाइन करके लिया है। अब हम अपना फ्लो चार्ट चालू कर रहे हैं। सबसे पहले चेक करोगे प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं, तो प्रॉब्लम बैलेंस है, 5 मैनेजर 5। दूसरा चेक करेंगे कि मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ सवाल में क्या करना है हमको, मिनिमाइज करना है, तो वो चीज़ें अपनी सेट है। अब तीसरा स्टेप चालू करेंगे अपना, दैट इज कॉल्ड रो रिडक्शन सेस। मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर, एचआर वाला मैनेजर, फाइनेंशियल वाला मैनेजर और कॉर्पोरेट लॉ वाला मैनेजर। इधर आ जाएंगे रूम 103, 201, 205, 302 और 304। ठीक है, अब जहां पे डैश मारा है इसको जीरो नहीं मानोगे, ये मानो कि वो उस रो में है ही नहीं।
ठीक है। कुछ बच्चे इसको गलत धारणा सोच लेते कि ये भैया नील लिखा मतलब जीरो लिखा तो वही वैल्यू कॉपी पेस्ट करते, ऐसा नहीं। उसको इग्नोर करके सारे सवाल में आगे बढ़ना है तुमको, यानी इन दोनों को छोड़ो ऐसे जैसे छोड़ दिया है, बाकी देखो कि मिनिमम कितना है, तो एक एक सब में से घटा दो। जो छोड़ना था उसको छोड़ के बाकी सब में घटा दो एक एक। एक एक घटा दोगे। तो ये हम लोग का टेबल बन के ड्राफ्ट होके आ जाएगी। ये हो गया हमारा रो रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, कोई समस्या? अब करेंगे हम लोग क्या, कॉलम रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट करने वाले हैं हम लोग क्या, कॉलम रिडक्शन का प्रोसेस करने वाले हैं। तो आओ करते हैं भैया कॉलम रिडक्शन प्रोसेस। कॉलम रिडक्शन प्रोसेस, एमपी, एचआर, एफ और सीएल। 103, 201, 205, 302 और 304। इस कॉलम में ऑलरेडी जीरो है तो एट डिजिट टी को दिया जाएगा। इसमें भी ऑलरेडी जीरो है, टी पे देंगे। इसमें जीरो नहीं है तो जीरो आ जाएगा, सबसे लोअर वन आ रहा है तो वन सब में से कर देंगे हम लोग लेस। इसमें ऑलरेडी जीरो है और इसमें ऑलरेडी जीरो नहीं है तो सब में से मिनिमम वाला घटा देंगे, तो पिक्चर ड्राफ्ट होके ये आ जाएगी। इसके बाद वही है भैया, कम से कम लाइनों में कवर करो और आगे बढ़ो। कितनी लाइनें बनानी पड़ेंगी इसमें बताओ? सबसे ज्यादा जीरो इस वाले लाइन में दिख रहे हैं तो इसको पहले मार देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर बचा है 1 2 3 4, 4 जीरो और कोई 2 जीरो एक सीधी लकीर में नहीं आ रहा है। इसके बाद कितने जीरो बचे हैं, 4, और कोई 2 जीरो भी एक सीधी लकीर में नहीं आ रहे हैं, यानी कितना भी दिमाग लगा लें 4 और लाइन बनेंगी ही बनेंगी। 4 बनेंगी, लंबा ही लंबा निपटा दो, काम खत्म करो। ठीक है, तो इससे अपना क्या हो गया है, सारे जीरो कट गए हैं। ठीक है, अब करेंगे हम लोग असाइनमेंट। यहां करने वाले हैं हम लोग असाइनमेंट। ठीक है, चलो इसी पेज में हम सोल्यूशन निपटा देते हैं, तो असाइनमेंट इसी में कर दे रहे हैं। एग्जाम में तुम्हें अलग करना होगा, ध्यान रखना। हम तो यहाँ करे दे रहे हैं, एक ही बात है। तो असाइनमेंट अगर देखें तो यहाँ पे इसमें कहाँ असाइन हो जाएगा, इस जगह पे। ये जगह असाइन हो गया तो ये जीरो क्या हो जाएंगे, आपके कट जाएंगे। ठीक है, इस वाले में यही जीरो बचा, यहाँ असाइन हो जाएगा और कोई जीरो है नहीं। इस वाले में अगर तीसरे में देखें तो यहाँ जीरो दिख रहा है। ठीक है, इस वाले में देखें तो यहाँ जीरो दिख रहा है, इस वाले में यहाँ जीरो दिख रहा है, तो ये असाइनमेंट होके आ जाएंगे। इसके बाद लिखेंगे अपना सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर इधर थे अपने मैनेजर, ये हमारा सोल्यूशन आ रहा है। इधर थे मैनेजर, परचेज मैनेजर नहीं, सबसे पहले तो मार्केटिंग वाला था। मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और कॉर्पोरेट लॉ यानी कंपनी सेक्रेटरी वाला जो मैनेजर होता है वो। और इधर थे हमारे रूम, और इधर क्या थे हमारे प्रेफरेंशियल मेजर जो आपने बनाए थे, जो मिनिमाइज करना था, प्रेफरेंशियल मेजर। अब इसमें वैल्यू लिख देंगे हम लोग। तो एम को अलॉट किया है आपने कौन सा रूम, 302। पी को अलॉट किया है 304। एचआर वाले को दिया है 103, इनको दिया है 205, इनको दिया है 201। यहाँ लिखना है प्रेफरेंशियल मेजरमेंट, सवाल से भी देख सकते हो या आपने जो बनाया था यहाँ से देख सकते हो, ओरिजिनल सवाल से देख रहे हैं। तो एम को दिया है 302 और एम का 302 जो था वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो मेजरमेंट में कितना लिखेंगे 1। पी को दिया है आपने 304, तो 304 इसकी कितनी प्रायोरिटी थी, सेकंड प्रायोरिटी। एचआर को दिया है 103,
103 कौन सा था इसका? फर्स्ट प्रायोरिटी थी। फाइनेंस को दिया है 205 यानी सेकंड, और भैया इसको दिया है आपने कौन सा? 201, और इसका 201 क्या था? फर्स्ट प्रेफरेंशियल राइट। तो 3 लोग को ऐसा हुआ है कि इनकी फर्स्ट चॉइस मिल गई है, और 2 लोग को उनकी सेकंड चॉइस मिल गई है, थर्ड चॉइस पे जाना ही नहीं पड़ा। तो सबसे मिनिमम जो प्रेफरेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है अपना? 7। यही चाहते थे कि मिनिमम से मिनिमम प्रेफरेंशियल मेजर करते हुए सबको रेम अलॉट कर दिए जाए, तो यहाँ कर दिया गया। अब अगर देखो तो ये सवाल बाकी सवालों से भी आसान था, इसमें कम मेहनत करनी पड़ी है। बाकी सबका सोल्यूशन 2-2 पन्ने में आया है, इसका ही देखो कि एक का सोल्यूशन एक ही पन्ने में आ गया। इसको अगर मान लो अलग कर भी देते तो 3-4 लाइन और बनती। तो एग्जाम में देखो, मतलब हम 2 कैटेगरी बनाते हैं सवालों की, एक होते हैं लेंदी सवाल, एक होते हैं कठिन सवाल, समझ लो। तो अगर सरल सवाल आया तो लेंदी बहुत होता है, सवाल तो सरल रहेगा लेकिन काम ज्यादा करवाएगा, मेहनत आपसे ज्यादा करवा लेगा। और एक होते थोड़े से कठिन सवाल, जिनमें कठिनाई रहती तो मेहनत करने वाला काम कम होता है उसमें। तो ये वैसे ही सवाल है कि थोड़ा सा कठिन है, प्रोबेबिलिटी वगैरह है, फाइंड करनी को कम करना पड़ा। तो कुछ बच्चों को लॉजिकल सवाल, कठिन वाले सवाल ज्यादा पसंद है, मेहनत कम करना पड़े, लिखना कम करना पड़े। ये ना हो कि हाँ 20 पन्ने कॉपी भर के एग्जाम में आ रहे हैं, उनको लगता है पेपर 7-8 पन्ने में निपट जाए, चाहे जितना टेक्निकल हो उसमें दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे कहते नहीं भाई टेक्निकल लिखने इतना दिमाग नहीं हमारे पास है, काम बहुत करा लो 3 घंटे में 40 पन्ना भरवा लो, लेकिन इतना दिमाग ना खर्चा करवाओ, दिमाग छोटा सा है, 8 पेपर निपटाने हैं। तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंशियल है उसमें भी। तो कोई चाहता है सरल सवाल हो, ज्यादा दिमाग ना लगे। कुछ लोग चाहते हैं दिमाग चाहे ज्यादा लग जाए लेकिन ज्यादा लिखना इतना ना पड़े, फालतू काम ना करना पड़े। अलग अलग प्रायोरिटी रहती है सबकी अपनी अपनी, भैया अलग अलग क्या कर सकते हो। इसी तरीके का एक ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला प्रॉब्लम है, 7th वाला। तो उसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें एक थोड़ी सी अलग कहानी भी आएगी कि मुझे उसी प्लेस पे रिटर्न भी आना है ना। तो वो हम कल करा देंगे, समझा देंगे, कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद ये सवाल तो बेकार ही, इसके करने के चक्कर में ना पड़ना। बेकार तो 7 वाला भी है, लेकिन चलो 7 वाला कर लेना एक बार। इसके बाद होमवर्क क्या है आपका वो देखो, इधर 2-3 सवाल हो सकता है इधर भी दे दें ये लोग। एक सवाल ये दिया है, एक सवाल ये दिया है, तो इनको बनाना। कॉम्प्रेंसिव प्रॉब्लम में 3-4 सवाल दे रखे हैं, एक ये सवाल दे रखा है, एक ये सवाल दे रखा है, एक ये सवाल दे रखा है, एक ये सवाल दे रखा है। ठीक है, एक सवाल ये है वो हम ही करा पाएंगे, और ये जो कॉम्प्रेंसिव वाली प्रॉब्लम है वो उसमें भी दे रखी है, वर्कबुक में भी। तो अभी कॉम्प्रेंसिव प्रॉब्लम के 2-3 सवाल कराने पड़ेंगे हमको, जैसे कि ये वाला सवाल है ये भी कराना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बाकी तो कर सकते हो। तो कॉम्प्रेंसिव में आज का काम है आपका फर्स्ट क्वेश्चन लगाना, सेकंड क्वेश्चन लगाना, और फोर्थ वाला लगाना। थर्ड और फिफ्थ लगाने का प्रयास नहीं करोगे, वो तो हम ही करा पाएंगे। ठीक है, 1-2-4 लगा सकते हो, 3-5 हम कल करा देंगे। वर्कबुक के सवाल आप ट्राई कर सकते हो, जो भी नहीं हो पाएंगे वो हम कल करवा देंगे। तो एक क्लास असाइनमेंट में और लगेगी, और फिर ये सब क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक करते हैं, बाकी कल मिलते हैं।